कूद मार दो। आप उसे फसलों में भी मार सकते हो या कुछ कुछ ना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके अपनी सेफ्टी देखते हुए नीचे तक आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। बट आपको लगा कि अजीब टाइप का ऑर्डर, ठीक है कि ना, आपने अपनी इंजीनियरिटी अप्लाई नहीं की, यही ऑफिसर लाइक क्वालिटी। अब क्या है उसको और डिटेल में हम देखते हैं। लेकिन फौज में अगर मैं खड़ा होकर के ऑर्डर दिया होता तो ये 3 या 4 लोग जो लोगों ने हाथ उठाए, सारे के सारे बिना सोचे हाथ उठाते। क्यों हाथ उठाते? बिकॉज दे वुड हैव ट्रस्टेड मी कि अगर ये बोल रहा है तो मतलब बिल्कुल सही है और ये करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एंड लेट्स डू इट। अंडरस्टूड? कोई इफ या बट किसी के दिमाग में नहीं आया। यदि आता तो पूछ लेता। आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। सैम मलिक शॉ के ऊपर पिक्चर देखी थी आपने? एवरीवन इज अवेयर, फील्ड मार्शल सैम मलिक शॉ। तो एक बार जब वो ऑपरेशन प्लान कर रहे थे, वो गुरखा के थे और गुरखा बटालियन के सामने बैठे थे। गुरखा बटालियन ने कभी पैराशूट लगा करके जंप नहीं मारा। वो ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने पूछा, चाचा तुम लोग बताओ, तुम लोगों में से कितने लोग आज से जंप मारेगा? तो जैसे आप लोगों में से पहली बार में किसी ने जवाब नहीं दिया, तो वैसे वहां पे भी सारे गुरबा एकदम चुप होकर के ऐसे देख रहे थे, क्योंकि बेचारे कभी बैठे भी नहीं थे रात में सबसे पहले। ठीक है? तो ये बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यार गुरखा होकर के तुम लोग डर रहा है, भाई जान में से कितना लोग कूदेगा? तो एक दो आदमी ने हाथ ऊपर किया, जैसे इन लोगों ने कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा भाई वेरी गुड, शाबाश, सिर्फ हमारे बटालियन में 2 बहादुर हैं, बाकी सब क्या नहीं कूदेगा हवाई जहाज से? तो फिर इन्होंने आगे बताया कि जब आप कूदेंगे तो आपको पैराशूट मिलेगा। तो गुरखा साहब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अच्छा जब पैराशूट भी मिलेगा क्या? तो जो 2 हाथ ऊपर किए थे वो बिना पैराशूट के भी कूदने को तैयार थे। अंडरस्टूड? तो दैट इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट मैन हैव ऑन यू। ठीक है? तो जब आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, अपनी जिंदगी से ज्यादा ट्रस्ट करता है, तो आपके ऊपर क्या आ जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? उन ट्रुप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है? एज एन ऑफिसर आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ट्रुप्स तक सीमित नहीं रहती, उनके फैमिलीज, उनके वेलफेयर, उनके एजुकेशन, है ना, हर तरह से, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद ऑफिसर बनते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है। और आपकी एज क्या होती है जब जब आप ऑफिसर बनते हो? 21 साल, 22 साल। ठीक है? हार्डली हार्डली एकदम यंग लोग हो आप, और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे अपने जवानों की जो कि 50 साल का है, 55 साल का है, फैमिली है, बड़े बड़े बच्चे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, बिकॉज ही ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। तो इसीलिए जो फौज का सिलेक्शन सिस्टम है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, किसी भी जॉब के लिए अगर आप जाते हैं तो आपका इंटरव्यू कितने दिन का होता है? आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा? उससे ज्यादा कोई इंटरव्यू होता है क्या कहीं पे? आईएएस वगैरह में चले जाइए, हो सकता है खिंच गया इंटरव्यू 3 घंटा। ये 3 दिन का इंटरव्यू है, 4 दिन का इंटरव्यू। तो क्यों इतना लंबा ये इंटरव्यू, और क्यों इतनी सख्त प्रोसेस बनाई गई? पहले हमको समझने की जरूरत है कि ये इंटरव्यू में 4 दिन में वो करते क्या है, क्या देख रहा है वो। मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू में, तो मेरे अंदर वो क्या देखना चाहता है? तो यदि वो मेरे को मालूम होगा तो मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊंगा, इजंट इट? आपको पहले मालूम होना चाहिए वो देख क्या रहा है मेरे अंदर में। वो क्वालिटीज यदि अब मेरे को मालूम है कि ये क्वालिटीज मेरे अंदर देख रहा है, तो मैं हर तरह से कोशिश करूंगा उन क्वालिटी के बारे में बताने की, प्रोजेक्ट करने की, चाहे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे ग्राउंड टेस्ट हो, चाहे। इसलिए मैंने सबसे लास्ट स्लाइड जो है सबसे पहले आपको दिखा। तो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर दे लुकिंग एट, वो आपके अंदर क्या चीज है जो कि देख रहे हैं कि आपके अंदर होनी चाहिए। देन वी विल कम कि वो प्रोसेस क्या है, कैसे वो आपके अंदर वो सब क्वालिटीज को देखते हैं, किस तरीके से आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज प्रेजेंट करनी है। अंडरस्टूड? तो ये क्वालिटीज जो होती हैं, बेसिकली इसको यदि आप निकाला 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। समथिंग रिलेटेड टू माइंड, हार्ट, गट्स एंड लिम्ब। माइंड मतलब आपके भेजे से, माइंड से रिलेटेड, जैसे कि रीजनिंग, है ना, आपकी इंटेलिजेंस, इस टाइप की चीजें जो है माइंड से रिलेटेड चीज होती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड होती हैं। हार्ट से रिलेटेड चीज की आप सोशली अडेप्टेबल कितना है, कितने सोशली एक्टिव हैं, कितना आप ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अभी फेसबुक इंस्टाग्राम में आप लोग हैं ना सारे लोग, तो उसमें कुछ लोग इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं, कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं? वो इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा हूं। वो इन्फ्लुएंसर नाचते कूदते हैं तो आप लोग उनको लाइक कर देते हैं, फॉलो कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं?
लेकिन फौज में वैसे इन्फ्लुएंसर नहीं चाहिए होते। वहां कोई इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है और फेसबुक नहीं चल रहा है। वहां के इन्फ्लुएंसर ऐसे चाहिए कि जब आप कोई चीज बात करें, जैसे मैंने कहा कि आप में से कितने लोग कूद जाएंगे छत से, 3-4 रेडी हो गए। इन्होंने ये नहीं पूछा कि कैसे कूदना है, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, एटलीस्ट रेडी तो हो गए ना। समझ रहे हो कि नहीं? आप कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि उनको जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए वो मोटिवेटेड रहें। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए पूरी टीम कैसे एक साथ चल सके, और वो चीज दिल से बनती है। वो इमोशनल अटैचमेंट, वो कॉमरेडरी, वो टीम स्पिरिट, वो सब चीजें जो है रिलेटेड टू योर हार्ट हैं। अंडरस्टूड? फिर आ जाते हैं समथिंग रिलेटेड टू योर गट, लाइक योर इनिशिएटिव, योर इंट्यूशन, लिम्स, योर भागने दौड़ने की हिम्मत, करेज, ठीक है, और स्टेमिना, ये सारी चीजें आपके लिम्स से रिलेटेड है। तो बेसिकली जब आप एसएसबी में जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू, क्या आपका इंटरव्यू हो रहा है? बाकी जगह पे आप जो सीवी लेके जाते हैं कि मैं एमबीए क्वालिफाइड हूं, पीएचडी किया हूं, डॉक्टरेट किया हूं, बीएड किया हूं, है कि नहीं? तो ये क्वालिफिकेशन आप लेकर के इंटरव्यू में जाते हैं कि मैं क्वालिफाइड हूं, बीटेक किया हुआ है मैंने, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। लेकिन यहां पे आपको तो कुछ छोड़ा इन्होंने, ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, ये आपके पूरे बॉडी का सीटी स्कैन है। अंडरस्टूड? तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इट इज योर एंटायर पर्सनैलिटी विच इज गोइंग थ्रू दैट इंटरव्यू, इट इज नॉट यू हु इज गोइंग थ्रू दैट इंटरव्यू। तो आप देखते हैं जल्दी से कौन कौन सी वो क्वालिटीज होती हैं जो कि रिलेटेड टू माइंड है। जैसे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज रिलेटेड टू योर माइंड। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी OLQ आती है आपकी? इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी एंड, ये 3 क्वालिटीज जो है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में ये देखी जाती हैं जो कि आपके माइंड से रिलेटेड है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस कि बेसिकली आपकी जो IQ लेवल है, आपकी इंटेलिजेंस है, कितने जल्दी आप प्रॉब्लम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका एक प्रैक्टिकल इफेक्टिव सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? रीजनिंग एबिलिटी की लॉजिकली कुछ चीजों को आप कितनी जल्दी समझ सकते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि फौज की जो नौकरी आपकी है, चाहे जो भी सर्विसेज की है, एनवायरमेंट, कंडीशंस, ऑपरेशंस ऐसे हैं कि जहां पे आपको जो भी चीजें करनी होगी उस वक्त जिसको कहते हैं जुगाड़ मैकेनिक्स आपको लगाना पड़ेगा। कई बार आपके पास चीजें नहीं होंगी, कई बार आदमी नहीं होंगे, कई बार रिसोर्सेस नहीं होंगे, लेकिन उस वक्त क्या मैकेनिक्स चलता है? आपकी रीजनिंग चलती है, आपकी दिमाग जो है वो काम करते रहना चाहिए। अंडरस्टूड? तो अगर आप लोग को किसी को भी लग रहा था कि फौज में जाने के लिए सिर्फ दौड़ना है, कहां गया वो बंदा अपना अभी दौड़ने जा रहा है? वेरी, हाँ ठीक है, दौड़ने की चल रही प्रैक्टिस तुम्हारी? तो जवानों की प्रैक्टिस में इसलिए सिर्फ दौड़ की ही प्रैक्टिस होती है। फौज में ऑफिसर्स में जब तक आप एसएसबी इंटरव्यू नहीं निकाल लेते, ट्रेनिंग में नहीं जाते, कोई दौड़ाता नहीं है। छोटा सा एक ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, वो तो आप ही लोग कर रहे हैं अभी यहाँ पे, उसी लेवल का ऑब्स्टिकल कोर्स होता है। अंडरस्टूड? जवानों को इसलिए कराया जाता है कि उनमें फिजिकल फिटनेस इज द अल्टीमेट थिंग। अंडरस्टूड? ऑफिसर के अंदर ये क्वालिटीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी। ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, स्कूल में फेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एनुअल फंक्शन पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, गणेश चतुर्थी पे कुछ करते हैं, कभी किसी समय कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सब भी अब अभी जैसे स्पोर्ट्स आएगा, स्पोर्ट्स का इवेंट आएगा, इंटर कंपनी स्पोर्ट्स आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। हर चीज में आप लोग खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं ना? यहां पे हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम हो, टीचर का इन्वॉल्वमेंट हो, मेरा इन्वॉल्वमेंट हो, और जो भी काम आप करें अपने आप करें। तो वो इसलिए कराया जाता है, जैसे अब लीडरशिप हम हर समय हफ्ते में रोटेट करते हैं, चेंज मतलब अब महीने में रोटेट करेंगे, चेंज करेंगे। तो उसका मकसद क्या है? हर किसी को मौका मिले लीडरशिप करने का, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज और ये सारी जो OLQs है इसको डेवलप करने का। OLQs के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके मैं भी पोस्टर्स भी लगवा दूंगा आप लोग के क्लासेस में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज OLQs के लिए क्या होती है?
कि इसके बारे में अवेयरनेस होना। सबसे पहले आपको अवेयर होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि ये क्वालिटीज जो हैं मैं जिस भी दिन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में जाऊंगा देखी जाएंगी। तो एट द बैक ऑफ योर माइंड, इन योर सबकॉन्शियस, दीज क्वालिटीज शुड बी इनग्रेन्ड। ये आपका बाइबल होना चाहिए, ये आपका कुरान होना चाहिए, ये आपकी गीता होनी चाहिए, जिसके हिसाब से आप डेली लाइफ जिए। और डेली हर एक्टिविटी में जो भी एक्शन आप करते हैं उसमें आपको देखना है कि ये OLQs मैं कौन सा OLQs फॉलो कर रहा हूं और कौन सा OLQs फॉलो नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए कि ये OLQs जो है वो छप जाना चाहिए आपके दिमाग में। ये OLQs एक दिन के अंदर, आज मैंने क्लास ले ली तो क्या ये एक इंजेक्शन या घोल बना के दे दिया और आपने पी लिया और OLQs आपके अंदर आ जाएंगी, ऐसा पॉसिबल है क्या? इट इज इम्पॉसिबल। तो ये OLQs को जीना पड़ता है। ये क्वालिटीज जो है एक दिन के अंदर आपके अंदर नहीं आएंगी। बैक ऑफ द माइंड रखिए, आप ये OLQs ऑलरेडी जी रहे हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, ठीक है कि नहीं? लेकिन जब SSB इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे पूछेंगे कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी के हिसाब से आपने क्या काम किया है। क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसा होगा, अच्छा आप कौन से कॉलेज में थे? रविशंकर यूनिवर्सिटी में पढ़े, वेरी गुड वेरी गुड। तो वहां पे कुछ आपने ऑर्गेनाइज किया, कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स या किसी चीज में, वो आपने लिख के दिया था, उसी से वो पूछेगा कि वो किया था आपने, कैसे ऑर्गेनाइज किया था। तो दैट इज द टाइम यू आर सपोज टू शो योर दिस OLQ इन योर आंसर। अंडरस्टूड? PIQ फॉर्म में आप जब पूरा भर के देंगे ना, तो उसमें आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे, तो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन विल चेक दैट OLQ। इससे पहले की जो OLQ थी उसके लिए रीजनिंग एबिलिटी, अफेक्टिव इंटेलिजेंस, ये कैसे चेक होगा? ये आपके ग्राउंड में चेक होगा, ये आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में चेक होगा, ये आपका PIQ टेस्ट जो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ पहले दिन, उसमें चेक होगा, जिसमें लॉजिक एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये चीजें जो है, ये सारी की सारी चीजें आपकी टेस्ट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं इसके थ्रू ले जा रहा हूं, फिर टुडे आई विल कवर द डे वन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड PIQ। ओके, ताकि आप इतना बेसिक समझ सकें कि क्या क्या क्वालिटीज हैं जो कि मेरे अंदर में वो वहां पे देख रहे हैं। और जो लोग अभी इंटरव्यू में नहीं जाने वाले हैं वो लोग इसको बैक ऑफ द माइंड रखें और इन सब चीजों के ऊपर आज से वर्किंग शुरू कर दें, ताकि जब इंटरव्यू में जाए वहां कोई क्वेश्चन पूछे तो वहां कोई बनावटी स्टोरी या फेक स्टोरी या झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े, दिखाने की जरूरत ना पड़े। जो भी आप बोलें वो सच बोलें, ठीक है? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी SSB कि वहां झूठ नहीं बोलना है। समझ रहे हैं? वहां पे उनको रैम्बो नहीं चाहिए। कभी आप सोचे कि आर्मी में जा रहा है तो आर्मी में जो लोग होते हैं वो रैम्बो होते हैं। आप लोग गए थे भी वहां पे आगरा, मिले, उनके साथ क्रिकेट खेले, उसमें से कोई रैम्बो दिखा आपको? मैं आपको रैम्बो लगता हूं? इतने सारे फौजी हैं, कोई रैम्बो लगता है? सब डाउन टू अर्थ आप ही की तरह से लोग हैं, ठीक है? तो यू हैव टू बी योरसेल्फ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो और उसी तरह से आप सेलेक्ट हो जाओगे। कोई और बनने की कोशिश करोगे, आप सेलेक्ट नहीं होगे। इसमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में यूजुअली लोग प्रैक्टिस कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, ऐसा होगा तो ऐसे करना, ऐसा लिखना, ये करना। दैट आई नेवर डू। द रीजन बिहाइंड दैट कि क्या होता है कि मैं एग्जाम्पल्स भी देता हूं ना, तो वो एग्जाम्पल्स मैं एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं वो एग्जाम्पल आपको इसलिए नहीं दे रहा कि उससे लर्निंग लेनी है आपको, वैसा जाकर के कर नहीं देना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आई जस्ट टेल यू द इंसिडेंट। एक बच्चा आया था मेरे पास, तो उसको मैंने अपने SSB का एग्जाम्पल दे दिया। तो मैंने बताया कि ये पॉजिटिव क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी, तो मैंने अपनी नेगेटिव क्वालिटी लिखी थी। मेरे को बहुत तेज और बहुत जल्दी गुस्सा आता है, which is a fact as far as I am concerned, but that will not be a fact for every one of you। हो सकता है आपको गुस्सा नहीं आता है, तो ठीक है भाई, आपकी क्वालिटी अलग है, मेरी क्वालिटी अलग है। दिस इज हु आई एम, और ये मेरी नेगेटिव क्वालिटी है, मैं जानता हूं, तो मैं इसके ऊपर कंट्रोल भी करता हूं। गुस्सा आता है तो मैं चुप रहता हूं, बोलता नहीं, 5 मिनट की गिनती गिनता हूं, और 10 ऑफ द ट्रिक्स आई डू कि मैं आउटबर्स्ट ना कर दूं, किसी को कुछ बोल ना दूं, हर्ट ना कर दूं। अंडरस्टूड? अब मैंने अपना किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ इंटरव्यू में। एक बार इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मेरे को कुछ ऐसे उटपटांग बोल दिया, अचानक रोक दिया, तो मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ही डांट दिया, गुस्सा हो गया उसके ऊपर। तो ये क्वालिटी मैंने लिखी थी, वो एक्चुअली थी तो निकल गई। अब वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने तो ये थोड़ी ना गुस्सा हुआ होगा कि कैसे गुस्सा हो गया, उसने तो ये देखा कि हाँ इसकी क्वालिटी जो थी सही थी,
सही लिखा है, ये अपने आप को जानता है। वो बंदा गया इंटरव्यू में, उसने भी क्या किया, यही क्वालिटी लिख दी। इंटरव्यू से लौट के आया, रिजेक्ट हो गया। ही नेवर कॉल्ड मी, मैंने जब भी कॉल किया तो आया नहीं। फिर मैंने मैसेज डाला कि एक बार आ जा, मिल, पता तो चले क्या हुआ। तो देन ही केम एंड ही सेड कि सर बहुत बेकार लोग हैं, ऐसा है वैसा है, अब नहीं जाऊंगा इंटरव्यू देने। व्हाट हैपेंड? तो ही सेड सर ही थ्रू द फाइल ऑन माय फेस। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता यार, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने आज टीम कि तुमने अपने नेगेटिव क्वालिटी में क्या लिखा था, पता नहीं, डाउट आया मेरे को। उसने बोला सर मैंने लिखा है कि मेरे गुस्सा आता है। मैंने कहा गुस्सा आता है तो तुमको जूता निकाल के वापस मारना चाहिए था। कहाँ गया गुस्सा उस टाइम पे जब तुम्हारे ऊपर फाइल फेंक दी गई? इफ वो क्वालिटी है, इसलिए वहां पे झूठ नहीं बोलना है। आप जो हो जैसे हो वैसा बोलिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ओरिजिनल रहिए, ठीक है, प्रिटेंड मत कीजिए। जो भी चीजें आप बताइए शुड बी योर रियल लाइफ इंसिडेंट्स, ठीक है कि नहीं। और जब भी यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जिसके बारे में आपको नहीं मालूम है, फॉर एग्जाम्पल कुछ सिलेबस के बारे में पूछ दिया, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया ऑन विच यू हैव गॉट नो क्लू, नो आइडिया, जस्ट से सॉरी मेरे को नहीं मालूम। झूठ नहीं बोलना है। आप नहीं मालूम है बोल दोगे, इट इज ओके, अंडरस्टूड, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। बाकी इंटरव्यू में चल जाएगा, बाकी दुनिया भर में चल जाएगा झूठ, यहां नहीं चलेगा। और यहां पकड़ा जाएगा झूठ, बिकॉज ऑल दोज पीपल आर ट्रेन्ड। ठीक है, अभी हमारे जैसे बच्चे हैं, मैं इतने सालों से पहले फौज में रहा, फिर मिलिट्री स्कूल 2007 से चला ही रहा हूं कहीं ना कहीं पे, तो मिल ही रहा हूं कितने बच्चे आए कितने बच्चे गए। तो आई गेट टू नो, मेरे को बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन स्टाफ क्या करेगा क्या नहीं करेगा मेरे को पहले से मालूम रहता है। आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग विथ ह्यूमन बीइंग सिंस सो लॉन्ग, 30 साल हो गए। वो एक्सपीरियंस है। तो दीज पीपल आर सो एक्सपीरियंस कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपकी आंख के डायरेक्शन से उनको पता चल जाता है कि ही इज लाइंग, कि ये एक फ्रेम करके कहानी बता रहा है, कि ये सच बोल रहा है, कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो झूठ वहां पे बिल्कुल नहीं बोलना है आपने। इसके बाद आते हैं आपकी जो क्वालिटीज विच आर रिलेटेड टू योर हार्ट। ओके, अब हार्ट से रिलेटेड क्या क्वालिटीज हो जाती हैं? योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर एन ऑफिसर? क्यों इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ एक्सप्रेशन? Sir, if you are not strong enough to express your feeling, then how would you confess your battalion or troops? करेक्ट। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन यदि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने ट्रुप्स के साथ में प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने इंटेंशंस नहीं बता पा रहे हो, है ना, अपनी जेन्युइनिटी आप उनको सामने नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो आप उनको कैसे कमांड करोगे और वो कैसे ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर? अंडरस्टूड? बिकॉज एज ए लीडर यू आर सपोज टू कम्युनिकेट। आपको अपने ट्रुप से ही नहीं कम्युनिकेट करना है, अपने सीनियर से भी कम्युनिकेट करना है, और अगर लड़ाई में चले गए तो दुश्मन से भी कम्युनिकेट करना है कि नहीं करना है? आप अपने सीनियर से तो टेलीफोन पे बात करेंगे, दुश्मन से भी तो बात करेंगे कि नहीं करेंगे? गोली से, बारूद से, मिसाइल से, जिस भी चीजों जो आपके पास है जिसमें आप क्वालिफाइड है उससे बात करेंगे। लेकिन ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है कि आपका कोई यदि आइडिया है, ठीक है, तो उसको आपको एक्सप्रेस करना, उसको आपको एक्सप्लेन करना, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें एसएसबी में कई टास्क मिलेंगे जहां पे आपको ग्रुप के साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज एक होती है जिसमें आपको सिचुएशन दी जाती है, सैंड मॉडल रहता है कि ये है, ये रिसोर्सेज हैं, उसमें आपको समझना है और उसको कहानी लिखनी है और उसके ऊपर आर्टिकुलेट करना है, बोलना है। ठीक है, और बोलने का टाइम रहता है कम क्योंकि लोग होते हैं ज्यादा, एवरीवन इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ। तो वहां पे उस टाइम आप कितने अच्छे से कम समय में कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें के साथ में एक चीज तो मैं भूल ही गया था, लेट मी कम टू दैट। तो जब आप आर्म्ड फोर्सेज में जा रहे हैं, ठीक है, ये करियर में जा रहे हैं, तो आर्म्ड फोर्सेज के करियर में आपके हिसाब से क्या ऐसी क्वालिटी है जो कि नहीं होनी चाहिए? ये भूल गई ऑफिसर लाइक क्वालिटी को, तो अनऑफिसर लाइक क्वालिटी कौन सी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर में? पहले उसको आप समझ लीजिए तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। बताइए एनीवन, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि नहीं होनी चाहिए? सोचिए सोचिए, या कौन सी क्वालिटी है
जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। सोचिए, आर्म फोर्सेस के करियर में आप जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए, ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो क्या क्या होना चाहिए तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, क्या क्या वो देखते हैं उसके बारे में बात कर ही रहे हैं, क्या नहीं होना चाहिए है? सोचिए सोचिए, अरे बहुत सिंपल है यार, यूज योर माइंड, सोचो। इगोस्टिक नहीं होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। इगोइस्टिक होंगे तो सोशल अडेप्टेबिलिटी कैसे होगी आपकी? हाँ, वेरी गुड, डरपोक नहीं होना चाहिए। यदि आप डरपोक हैं तो फौज आपके लिए करियर है? डर के आप भागे, इधर बम इधर फटा और बम बाद में फटा, पहले आप फटते हुए भाग गए वहां पे, ऐसे नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो अब जब डर नहीं होना चाहिए तो डर कैसे पता चलेगा कि नहीं हो रहा है मेरे को डर? कैसे पता चलेगा? डर अगर मेरे अंदर नहीं है या तुम्हारे अंदर नहीं है तो कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलता है ना डर, ये नहीं होना चाहिए कि अभी आगे खड़े हुए हैं, इस तरह से नहीं हो जाओ, आपकी ठंडी लग रही है और कांपने लग गए, भागने लग गए, हिल गए डुल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जबान लड़खड़ाने लग गई, आप बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंट नहीं हो, हड़बड़ी में हो, अपना कूल एंड काम आप छोड़ दे रहे हो, समझ रहे हो? ग्रुप डिस्कशन में होगा, अच्छे अच्छे, आप ये सोचो इतने सारे बच्चे हैं, मैंने ग्रुप डिस्कशन करा दिया, अब मैं बोला कि इसमें से जो सेलेक्ट होगा उसको मैं एक ऐसा इनाम दूंगा, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन होगा उसका। अभी यहाँ पे नौकरी लगने वाली है, बस अफसर के जाओगे वहां पे, अफसर की नौकरी तुम भी उतना चाह रहे हो जितना कि बाकी सब चाह रहे हैं, तो एवरीवन इज फाइटिंग, वहां लड़ाई चल रही है, और उस लड़ाई में हर आदमी बोलना चाह रहा है, हर आदमी अपने आप को साबित करना चाह रहा है, हर आदमी अपने आप को सेलेक्ट कराने के लिए आया है, और फौज के उसके लिए आया तो कुछ तो होगा उसके अंदर, 5%, 10%, 20% फाइटर स्पिरिट तो होगी, वो लड़ाई छोड़ के भागेगा नहीं। तो सब बोल रहे हैं उसमें, उसमें आपको बोलने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपके चेहरे की पहले क्या जाएगी? स्माइल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको टेंशन लगे, अरे मैं तो बोल नहीं पाया, मैं तो रिजेक्ट हो गया, पहला ख्याल आपके यहाँ पे आया और सबसे पहले आपकी स्माइल गई, उसके बाद आपका गला सूख गया, ठीक है, उसके बाद आप टेंशन में आ गए, कहाँ मौका मिले बोलूं, बीच में बोले लेकिन फिर 4 लोग चिल्ला पड़े, फिर चुप हो गए आप। दिस इज गोइंग टू हैपन, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है और कहां है? ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे आप? क्या करना चाहिए बताओ? एनी सजेशंस? I think we should stay calm and cool. कैसे रहोगे? पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले तो जैसे दिमाग में तुम्हारे थॉट आया कि बस गए, Like if we have any good idea or plans for the comment. अरे बोलने देगा तब ना, तुम आइडिया तुम्हारे पास 50 ठो है यार, एक लाइन नहीं बोल पा रहे हो, तुमको बोलने नहीं देगा कोई। सब लोग एकदम मच्छी बाजार बना है, चाहे चील पुकार मची हुई है मार दो काट दो हो रहा है, उसमें कैसे बोलोगे? कैसे अपने आप को काम रखोगे? पहले तो आपका गीता में बताया है, इसका जवाब जो है गीता में मिलेगा, कर्म करो फल की चिंता मत करो। जहां आपने फल की चिंता की, आपने सोचा मैं गया, तो पहले आपकी स्माइल गई, फिर गला गया, फिर वो बॉडी गई, लैंग्वेज गई, सब गया आपका, ठीक है, और सिलेक्शन भी गया। लेकिन अगर आपको फल की चिंता नहीं है, यू आर लिविंग इन दिस सिचुएशन, अब इसने क्या बोला मैं इसको सुनने में ध्यान दे रहा हूं, उसने क्या बोला अब मैं उसका, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, एंड आई एम थिंकिंग एज पार्ट ऑफ द ग्रुप कि भैया अच्छा उसने ये बोला है, इसने ये बोला है। जहां मेरे को देखा किसी ने बोला कि अच्छा बोलो, या जहां मेरा मौका लगा बोलने का, तो मैं अपना ही नहीं पॉइंट बोलूंगा, दूसरे का पॉइंट या तो सपोर्ट करूंगा या तो कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा कि नहीं इन्होंने तो गलत बोला, उसने सही बोला। और क्यों? अपना ओपिनियन, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो यू आर ए गुड लीडर, ठीक है। वहां पे आपको ये अपने दिमाग में यदि आप हटा सको डर, ये पूरा जो क्वालिटी, तो पूरा ये सब चीज जो बता रहा हूं ना, इसका मैं आपको निचोड़ बता दे रहा हूं, बाकी तो ये किताब आप खुद भी पढ़ लोगे, है खुद ही पढ़ के 3 रिटर्न निकालो, ये भी निकाल सकते हो। लेकिन जो बेसिक निचोड़ है आज की क्लास का, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू या लाइफ का कोई इंटरव्यू या कोई भी सिचुएशन, अगर आप डरे नहीं
तो आप मरे नहीं। चाहे जीत हार होए, चाहे सेलेक्ट होए, चाहे फेल होए, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। यू विल कम आउट कॉन्फिडेंट कि आई डिड माई बेस्ट, आई एम ए विनर। अंडरस्टूड? डरना नहीं है वहां पे। सबसे पहली बात जो हमारी पॉइंट निकली है, आप जा रहे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आपको काम करना है दिलेरी वाला, जहां पे आपको, तो वो डर जो है ना वो आपके अंदर होना नहीं चाहिए। और है तो उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? डर होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को डर नहीं होता, डर सबके अंदर होता है। इट इज ए ह्यूमन नेचर। ठीक है, वो बेसिकली हमारा ब्रेन बना ही है कि सर्वाइवल मोड में रहने के लिए हम हर चीज जो कि थोड़ी खतरनाक लगती है उससे दूर भागते हैं। ठीक है, वो हमारा ब्रेन हमको ट्रेन किया है, तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं। नहीं तो हम जाके खड्डा में नहीं गिर जाते, आग में नहीं कूद जाते। हमारा ब्रेन नहीं करने देता हमको, ये बचपन से नहीं करने देता। तो छोटा बच्चा रहता है, उसको पकड़ना पड़ता है कि वो बिजली के उसमें उंगली मत डाल दे और वो खोलता हुआ पानी मत गिरा ले। हम लोग करते हैं क्या ऐसा जानबूझ के? एक्सीडेंटली हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो ये जो डर है, इसको रोकने का तरीका ये है कि डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट। फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, कि रिजल्ट के बारे में आप तब तक नहीं सोचेंगे जब तक रिजल्ट का टाइम ना आ जाए। टाइम आएगा तो वो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, बताएगा तो कोई और कि भैया तू सेलेक्ट हो गया, तू रिजेक्ट हो गया। वो भी उसी का डिसीजन है, तुम्हारा डिसीजन नहीं है। तो जस्ट डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट, तो आपको डर जो है ना 50-60% आपका खत्म हो जाएगा। और रेस्ट, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, उसी सिचुएशन में रहो। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू में रहो, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी में रहो। डोंट लेट योर माइंड, ये प्रैक्टिस करना पड़ता है, डोंट लेट योर माइंड वैंडर हियर एंड देयर। ठीक है, आप यदि अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने दिमाग पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को जीत रखे हैं, तो आप अच्छे लीडर हैं। तो आप दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी चीज के लिए। अंडरस्टूड? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ये सबसे पहला पॉइंट है। देन कम्स द सोशल एडॉप्टेबिलिटी। जैसे मैंने बात करी, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, 4 लोग पॉइंट बोल रहे हैं, तो अगर आप उसका पॉइंट सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इनका भी पॉइंट सुना मैंने, उनका भी पॉइंट सुना, इनका भी पॉइंट सुना, और इसमें पॉइंट में मैंने अपना ओपिनियन दिया। ठीक है, और जब वहां पे आप ग्रुप में रह रहे हैं तो आप उन लोगों के साथ, मतलब सिर्फ इंटरव्यू के दौरान तो नहीं रह रहे हैं, आप उनके साथ हॉस्टल में भी रह रहे हैं, उनके साथ आउटपास में भी जा रहे हैं। तो एक यदि आपकी सोशल कनेक्ट बनी, तो क्या इंटरव्यू के दौरान वो लोग आपको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सबकॉन्शियसली सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, और वो दिखाई देगा। यू हैव टू बी सो फ्रेंडली दैट एवरीवन शुड ट्रस्ट यू। आप बोले कि भैया इस इतनी भीड़ में से 2 आदमी निकालना है आपको, किसको निकालोगे? तो मान लो आपका नंबर मैंने लगा दिया, तो ये आपकी क्वालिटी में गिना जाएगा कि ही इज सो ट्रस्टवर्दी कि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। 3-4 लोगों ने और तुमको ट्रस्ट कर लिया। तो दिस इज ऑल्सो योर सोशल एडॉप्टेबिलिटी। इसके कई और पैरामीटर्स हैं, कई और तरीके हैं जज करने के। दिस इज जस्ट वन ऑफ देम, कि आप कितने लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, कितना अच्छे से आपका बिहेवियर है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर। अभी हॉस्टल में रहते हैं, कई लोग हैं जिनको सब मौका देखते रहते हैं, मौका मिलेगा डंडा लो, दौड़ाओ, पटक के मारो। ठीक है, और कई लोग होते हैं जिसको सब लोग बोलते हैं यार इसके साथ अपने को बैठना है, अभी खाली टाइम है, चलो इससे थोड़ा बात करके आते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसके पास जाते हैं, बस यार ये प्रॉब्लम हो गया, अभी क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। होता है कि नहीं होता है? कई लोग हैं जिनके पास आते हैं, लोग खुद वो बुलाने जाते हैं कि इधर प्रॉब्लम होगा तो इधर आना मेरे पास। कोई बुलाता है क्या इस तरीके से? लेकिन लोग का जिसके साथ कनेक्ट होता है, जिसके साथ हार्ट टू हार्ट, उसको लगता है, ट्रस्ट कर सकता है कि हाँ आई कैन गो एंड डिस्कस माई प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम विद दिस पर्सन। वो जाकर के उसके ऊपर उतना फेथ होता है कि आप तब जाकर के, हर किसी को आप अपना प्रॉब्लम बताते रहते हो क्या? नहीं बताते हो। ये आपका भाई होगा या बहुत अच्छा फ्रेंड होगा, कई लोग पेरेंट्स से भी बताते हैं, कई लोग पेरेंट्स को नहीं बताते हैं। तो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पर्सनैलिटी होता है, इजंट इट? तो ये सोशल एडॉप्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? कल की डेट में आपको किससे डील करना है? ह्यूमन बीइंग से डील करना है। ठीक है, तो ये यदि आप एडॉप्टेबिलिटी आपके अंदर में नहीं रहेगी तो आप कैसे उनके साथ जेल करोगे, आप कैसे उनको लीड करोगे? अंडरस्टूड? कमिंग नेक्स्ट, सोशल एडजस्टमेंट में कॉपरेशन, कितना आप कॉपरेट करते हैं, कितनी कॉमरेडरी है। जैसे अभी ये बच्चे गए थे पिकनिक के ऊपर, पिकनिक में गए, इन्होंने खूब फोटो बनाए, वीडियो बनाए, इंस्टाग्राम पे डाला,
एक रील इनकी बहुत अच्छी लगी, उसमें एक लाइन की थी, लिखी थी कि पढ़ने आए थे, फैमिली बन गए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। मैंने इनको बोला भी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कामरेडरी कहते हैं इसको फौज में, या कॉपरेशन, भाईचारा या बहनचारा, और जिस तरीके से भी आप देख लो, तो ये जो पहली बॉन्डिंग बनती है आप लोग की आपस में, ये पहली शुरुआत होती है। ठीक है, कि आप एज ए एनिमल से सोशल एनिमल बनना शुरू हो रहे हैं। अभी तक आप जानवर थे, हाँ वही जानवर था अब सोशल जानवर बन गया जानवर अभी भी है ठीक है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट इज योर कोऑपरेशन। देन कम्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपके अंदर अगर कोई पद मिला है या कोई पद नहीं मिला है, उसके साथ में आपके अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी सेंस ऑफ, बताओ भाई कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गुड मॉर्निंग। बेचारे को मालूम ही नहीं कहां बैठे हैं। ठीक है, तो ये आपके अंदर से आनी चाहिए कि मेरी जवाबदारी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम है, कोई टास्क मिला है, कोई काम कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वो पूरा टीम का टास्क है। टीम फेल ना हो जाए, टीम हार ना जाए, उसकी जिम्मेदारी टीम पे तो है ही, आपके ऊपर भी है। और आप कितना ज्यादा उस चीज को समझते हैं, उस चीज को महसूस करते हैं और उस चीज के ऊपर एक्ट करते हैं, वो दिखाई देता है। ठीक है, तो एसएसबी में ये सिर्फ थ्योरेटिकल पर्सनालिटी का टेस्ट नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल भी होगा जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट आप समझ लीजिए, एक आपका प्रैक्टिकल भी होगा कि ऑन ग्राउंड आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इंटेलिजेंस तो बहुत है, लेकिन ऑन ग्राउंड हम नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, 90% हैं, लेकिन उसको ऑन ग्राउंड हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट 90%? समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू है, इसमें ये सारी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं सोशल एडजस्टमेंट्स में इनिशिएटिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी चीज के ऊपर इनिशिएटिव लेना, और अंदर से आपके आना चाहिए, वो हर चीज में आना चाहिए। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी के अंदर इनिशिएटिव नहीं लाया जा सकता। ला सकते हैं हम किसी के अंदर इनिशिएटिव। अगर आप हॉस्टल में है या क्लासरूम से जा रहे हैं, कचरा फैला हुआ है, तो एक इनिशिएटिव ये हो सकता है कि सब उठाएं डस्टबिन में डाल दें। दूसरा इनिशिएटिव हो सकता है जाते जाते भाई को बता दें कि वो क्लास बहुत गंदा पड़ा है, हम लोग तो निकल गए, थोड़ा आप देख लेना, सफा कर देना। यू टेक सम एक्शन ऑन वॉट एवर थिंग यू आर सीइंग। ठीक है, तो अगर आपने कोई चीज देखी जो कि आपको पसंद नहीं आ रही है, आपको लग रहा है गलत है, तो उसके ऊपर आपके एक्शन इनिशिएट। आप कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रखा है, ठीक है, कोई आदमी तड़प रहा है, तो आप तो डॉक्टर है नहीं, लेकिन मोबाइल है आपके पास, आपको मालूम है किस नंबर पे फोन करना है, एम्बुलेंस आ जाएगी। ठीक है, टिल दैट टाइम यू कैन स्टैंड देयर, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती। कुछ तो कर सकते हो, पानी तो पिला सकते हो, किनारे कर सकते हो उसको, कुछ तो वो बोल सकते हो कि कुछ नहीं, जस्ट वेट, अभी गाड़ी आ रही है, 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट के टाइम निकाल सकते हो कि नहीं? अब सही सही बताना, जब जब आप लोगों ने एक्सीडेंट को देखा है, आप में से कितने लोग रुके हो? बताओ, रुके हो? 2, 3, 4, 5, 6, 7, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे मौके पे जहां पे एक वो इंसान, चलो जो भी हो, आप नहीं जानते हो उसको, अजनबी है, कौन है नहीं मालूम, अच्छा है बुरा है नहीं जानते, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आपके अंदर इनिशिएटिव है तो आप रुकेंगे, आप कुछ करेंगे, यू विल डू समथिंग अबाउट इट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपको 2 छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं मैं। तिरुपति मंदिर है ना साउथ में, गया था वहां दर्शन करने, सुबह सुबह फ्लाइट थी, ओला बुक किया, ओला नहीं आई, ऑटो में बैठ करके हम लोग जा रहे थे। हमारे किसी एक इंडिका ने ओवरटेक किया, सामने ट्रक से भिड़ गया, ट्रक का टायर खराब हो गया, वो इंडिका पलट करके इधर खड़ी हो गई। एक अकेला आदमी था, हमारी फ्लाइट का टाइम हो चुका था, छूटने वाली थी। कूद के गया मैं, देखा तो वो जो बंदा था वो गाड़ी में बैठा था, गाड़ी लॉक, उसको बाहर भी नहीं निकाल सकते। मोबाइल था, मैंने कॉल किया, एम्बुलेंस बुलाई। सिंस आई हैव टू कैच द फ्लाइट, मैं रुक नहीं सका वहां पे, आई कैरिड ऑन। ठीक है, एयरपोर्ट पहुंच के वहां पे जो सीआईएसएफ वाले होते हैं उनसे बात किया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा ही दूर पे है, यहां से भेजो गाड़ी।
वहां से गाड़ी भेजी कि उसको देखो, हेल्प करो। तो दिस इज व्हाट इज इनिशिएटिव। ठीक है, आप टाइम ऐसा नहीं है कि आप हर समय टाइम निकाल सकते हैं। दूसरा बताओ, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का, इंटरव्यू के लिए गया था, एग्जामिनेशन बाहर बैठा था, ठीक है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर अंदर से बाहर निकला मेरी फाइल लेकर के, एंड ही वाज स्टडीइंग माय फाइल, किनारे की तरफ चला गया और मेरे सामने वो मेरी फाइल पढ़ रहा था। उसका इंटेंशन क्या था कि मेरे अंदर थोड़ा एंग्जाइटी आ जाए, अरे पता नहीं क्या पढ़ रहा है, टेंशन हो जाए। तो मैं भी अपना दिमाग को अलग लगाया हुआ था, सामने कोई काम कर रहा है, किधर चल रहा है, क्या चल रहा है, जनरल एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा था इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हिम कि मेरे को टेंशन ना हो। ठीक है, इतने देर में अचानक कहीं से पानी चालू हुआ, थर 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 गिरने लगा और उसके पूरे छींटे पड़ रहे थे मेरे ऊपर। तो थोड़ी देर में सोचा कि क्या करूं, लेकिन ये दिखाना जरूरी है, पता नहीं वो शायद देख रहा हो। और सही में देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, एसएसबी में यू आर ऑलवेज अंडर ए स्कैनर। क्या चीज आपका टेस्ट ले रहा है आप नहीं जानते। ठीक है, मैंने आई गॉट अप, माली को मैंने बोला, अरे भैया इसका बंद करने वाला किधर है? वो सब पीछे है। मैं जब बंद कर दे यार, ये छीटा मार रहा है। बंदा गया, बंद कर दिया, अपन आराम से बैठ गए। तो दिस इज व्हाट इज इनिशिएटिव। एनीथिंग विच यू कैन करेक्ट शुड कम फ्रॉम योर इनसाइड। ठीक है, यू शुड टेक इनिशिएटिव। आप सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आकर के, जैसे मोटरसाइकिल होती है ना, किक मारो तो स्टार्ट होगी, स्कूटी है किक मारो तो स्टार्ट होगी। आप सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, बटन भी दबाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, या बाहर से किक मारने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि मैं आऊं किक मारूं कि तुम लोग 1:30 तक पढ़ेगा, तब तुम लोग पढ़ेगा 1:30 तक। तुम लोग अपने आप से पढ़ रहे हो तो दैट इज एन इनिशिएटिव। तुम खुद आए ना मेरे पास कि 1:30 तक पढ़ेंगे, क्यों? कि मैंने किक मारी तुम लोग को। तो ये दिस कम्स अंडर इनिशिएटिव। अंडरस्टूड? दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। फिर आ जाती है छोटी छोटी चीजें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? कि अगर आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बाकी लोग को आपके ऊपर कहां से कॉन्फिडेंस आएगा? ठीक है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग। अभी क्या होता है कि नॉर्मल लाइफ में यदि आप लोगों से मिलेंगे तो वो लोग के बीच में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। नॉर्मल सिविलियंस जो हैं, यदि आप देखिएगा, वो उनके अंदर ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, करूं कि ना करूं, करूंगा कि नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा। ये सब क्या होता है? या तो करूंगा या तो नहीं करूंगा। एज सिंपल एज दैट। उतनी क्लैरिटी अगर आपके दिमाग में नहीं है तो ये आप दुनिया में अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं ट्राई कर रहा हूं, ये क्या होता है भाई? आप एसएसबी के लिए ट्राई कर रहे हो क्या? आप सेलेक्ट होने के लिए जा रहे हो या रिजेक्ट होने के लिए जा रहे हो? पहले डिसाइड कर लो। ठीक है ना? तो वहां पे ये नहीं होता कि मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ये कुछ नहीं है। ये ऑप्शन होते ही नहीं है लाइफ में। ये जब आप अपने आप को एक थर्ड ऑप्शन दे देते हो, नन ऑफ द अबव, तो वो ऑप्शन ही हमेशा टिक होता है। ना इधर रह जाते हो ना उधर रह जाते हो। ठीक है कि नहीं? जगा दो भाई, आ जाओ, कम हियर, कम, आओ। Hey, you know the drill यार, कम, शुरू हो जाओ। 10 आ जाओ फटाफट। ठीक है, स्पीड ऑफ डिसीजन। स्पीड ऑफ डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जैसे एनवायरनमेंट में काम करने जा रहे हैं, 10 मेरे से भी कराओगे क्या? 10 पुशअप मार ले भाई। तो स्पीड ऑफ डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां पे अगर आप सोचते रह गए, मान लीजिए आपके ऊपर गोली चली, ठीक है, तो अभी आप सोचेंगे कि मैं वापस गोली चलाऊं कि नहीं चलाऊं, ऐसा करेंगे आप? दूसरा पहला रिएक्शन ये होगा कि जिधर से गोली आई आप वहां वापस फायर करना चाहिए। दैट इज द डिसीजन विच इज रिक्वायर्ड, दैट इज द डिसीजन एट द स्पीड एट विच द डिसीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, स्पीड ऑफ डिसीजन के ऊपर एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं, अगेन सैम मानेकशॉ की। सैम मानेकशॉ एक जगह गए थे इंस्पेक्शन करने और वहां पे एक सीनियर जनरल ऑफिसर्स लोग थे। तो जनरल ऑफिसर से उन्होंने पूछा, यार ये वाली जो प्रॉब्लम है ये काफी दिनों से पेंडिंग चल रही है, इसके ऊपर क्या कर रहे हो?
सर उसके बारे में मैं सोच रहा हूं, उसके बारे में मैं ट्राई कर रहा हूं, उसकी मैं कोशिश कर रहा हूं टाइप का कोई आंसर उन्होंने दिया। तो सैम मानेकशॉ ने क्या कहा कि इफ यू वांट टू बी ए फूल फास्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप मूर्ख बनना चाहते हैं तो जल्दी बने। ये कहानी मैं शायद पहले भी कई बार सुना चुका हूं, इजंट इट। एज ए जनरल आप इतने क्वालिफाइड हो कि आपके 100 में से 90 डिसीजंस आर राइट, इजंट इट। तभी तो आप एसएसबी निकाले, तभी आप फौज में प्रमोशन पा के जनरल बन गए। तो मतलब आपके अंदर कुछ तो है, दम तो है। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे ही कॉलेज के बच्चे या स्कूल के बच्चे जैसे हैं। यू आर क्वालिफाइड, यू आर एक्सपीरियंस्ड। तो आपके 90 या 99% ऑफ द डिसीजंस विल बी राइट। गॉड फॉरबिड अगर कोई डिसीजन गलत हो गया तो जनरल साहब के नीचे ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, पूरी टीम होती है, उनमें से किसी को तो घंटी बजेगा, वो डिसीजन को सही कर देगा। लेकिन उसके लिए डिसीजन को पेंडिंग मत रखो। स्पीड ऑफ डिसीजन आपका होना चाहिए। राइट और रॉन्ग बाद में देखेंगे। इतनी आपको ट्रेनिंग दी गई है, इतना आपको सिखाया गया है, समझाया गया है, पढ़ाया गया, लिखाया गया है, किस लिए? ताकि आप डिसीजन लीजिए। आप पेंडिंग नहीं रखेंगे, आप सोचते नहीं रहेंगे, आप एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं पड़ेंगे कि एनालिसिस करते रह गए और पैरालिसिस हो गए, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे इधर जाऊं कि उधर जाऊं। आपका डिसीजन आना चाहिए, यस इधर जाना है, और दिखना चाहिए एक्शन में। जितने पहले सोचा नहीं, उससे पहले आपका मूवमेंट चालू हो गया, मेरे को इधर जाना है, यू स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, तो वो होना चाहिए कि आपका जो डिसीजन जो है वो भी एकदम बिजली की तरह से होना चाहिए, फुर्ती से, और वो एक्शन भी आपका शुरू हो जाना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस आपका अपने ऊपर होना चाहिए, इतनी बिलीफ आपके अंदर होनी चाहिए। और एक और चीज, एक जो बिलीफ इंजीनियरिंग की बात है, वो जो मैं बताता हूं, एसएसबी में जा रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि एसएसबी में तुम सेलेक्ट हो गए कि नहीं हो गए तो वो डिसाइड करने वाले हैं। लेकिन तुमको बिलीफ 100% होना चाहिए कि तुम सेलेक्ट हो रहे हो। तुम्हारा बिलीफ अगर 1% भी कम होगा ना, तुम नहीं सेलेक्ट होगे। मैं जो फर्स्ट इंटरव्यू में गया था, रिजेक्ट हो गया। सेकंड इंटरव्यू में गया। कॉन्फ्रेंस में जब जाते हैं ना, कॉन्फ्रेंस लास्ट में आता है, तो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, तो वहां तीनों लोग पहली बार बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। बिफोर यू एंटर 2 मिनट का डिस्कशन होता है, इसको लेना है कि नहीं लेना है, किस टाइप का आदमी है। तो तीनों ने यदि बताया, तीनों में से 2 ने बोल दिया लेना है, एक ने बोला नहीं लेना है, तो डिसीजन जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड रहता है उसके ऊपर आ जाता है। उसने यदि आपको ओके कर दिया तो आप सिलेक्टेड है, नहीं तो आप रिजेक्टेड है। मेरे केस में वैसे ही कुछ था शायद। तो जब मैं अंदर गया तो मेरे से प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ने बात किया। और यूजुअली क्या कॉन्फ्रेंस में कैसे पता चलता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या बॉर्डर लाइन है? कॉन्फ्रेंस में अगर आपसे पूछा खाना कैसा था, मजा आया कि नहीं आया, कहां कहां घूमने गए, एंड ऑल दोस नॉर्मल जनरल क्वेश्चन, दैट मीन्स या तो आप सिलेक्टेड हो या तो आप रिजेक्टेड हो। तो आपसे कुछ पूछने का मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई लीडिंग क्वेश्चन कर दिया गया आपसे कॉन्फ्रेंस में, दैट मीन्स कि 10 क्वेश्चन का जो आंसर दोगे, इसके ऊपर आपकी जिंदगी और मौत दोनों निर्भर करती है। ठीक है, तो जैसे मेरे से बोला उन्होंने कि लास्ट टाइम तुम रिजेक्ट हो गया था, इस बार बहुत अच्छा किया है, लेकिन आई एम सॉरी, इस बार तुम सेलेक्ट नहीं होगा, अगली बार और मेहनत करके आना, अगली बार तुम जरूर सेलेक्ट होगा। मैंने बोला नहीं सर, मैं इसी बार सेलेक्ट होऊंगा और आप मेरे को सेलेक्ट करोगे। बोलता है इतना कॉन्फिडेंस? यस सर, इतना कॉन्फिडेंस। बोला ठीक है देखते हैं। मैंने यस सर देखते हैं। थैंक यू हुआ, बाहर आ गए, सेलेक्ट हो गया। वही मैं बोल देता है सर आई विल कम अगेन, तो कम अगेन नहीं हो जाता फिर। तो इसलिए जो बिलीफ है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर आप विश्वास नहीं है आपको अपने आप पे, तो मेरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आप पे विश्वास करूंगा? वाई आर यू एक्सपेक्टिंग मी टू बिलीव इन यू इफ यू योरसेल्फ आर नॉट एबल टू बिलीव इन योरसेल्फ? ये बिलीफ जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत इम्पॉसिबल को करा सकती है आपसे। ठीक है, और अगर आप बिलीव करोगे तो आप अचीव करोगे। लेकिन अगर आपका खुद का बिलीफ कहीं से भी क्रैक है, इसको सॉल्व कर लेना कि आपका जो ये है ना, सॉफ्टवेयर शुड बी वायर्ड फॉर सक्सेस। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ट्राई, कोशिश, इफ, बट, दिस, दैट, नथिंग। जा रहे हैं तो जीतने के लिए जा रहे हैं, हारने के लिए नहीं जा रहे हैं। समझ रहे हो? वो जज्बा, वो चीज रहे।
किसी भी एक्टिविटी के लिए, नॉट ओनली एसएसबी। इसलिए मैंने बोला था ये जो क्वालिटीज हैं ये आपकी नॉर्मल जिंदगी में भी काम आएगी, इसलिए मैंने सबको बैठा लिया। इसमें से कई हैं कॉमर्स वाले हैं, कई कभी जिंदगी में एसएसबी नहीं देंगे, आर्ट्स वाले भी हैं, कई फौज में जाने ही नहीं चाहते हैं, कई फौज में जाने लायक हैं ही नहीं, ठीक है। देयर आर सो मेनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। लेकिन ये क्वालिटीज जो है ये अगर आपके अंदर है तो आप जहां जाओगे, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट डजेंट मैटर कि फौज में ही जाओगे, आप सिविल में भी बिजनेस करोगे या नौकरी करोगे या एमबीए करके कोई बड़े मैनेजमेंट की पोस्ट पे जाओगे, पुलिस में जाओगे, किसी में भी जाओगे, ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं तो आप हर जगह शाइन करोगे, अलग दिखोगे, एक लीडर बनोगे, ठीक है कि नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सबको क्लास में बैठा लिया। अंडरस्टूड। तो ये बिलीफ जो है आपके अंदर की, दैट हैज टू बी एकदम 100%। सोते जागते आपको वो सोचना है, विजुअलाइज करना है, ऑफिसर बनूंगा, कैसा दिखूंगा, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या पर्क एंड प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड कोई हो तो उससे शादी करूंगा, वो सारे सपने देख डालो। ये सपने ही तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रांग करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं डायनामिक, लाइवलीनेस एंड डिटर्मिनेशन। अब अगर आपका कोई लीडर है या आपका कोई टीचर है, अगर वो क्लास लेता है और इतना धीमे बोलता है कि लास्ट बेंच तक सुनाई नहीं देता, तो कैसा लगेगा वो टीचर आपको। और वही अगर वो लाइवली है, कोई जोक भी सुनाता है, कोई पटांग बात भी कर देता है, हंसा भी देता है, पुशअप भी करा देता है, वो अच्छा लगेगा ना आपको। तो इसलिए लाइवलीनेस जरूरी है। अगर आप कहीं पे किसी ग्रुप के साथ हैं, ठीक है, तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग रहते हैं जो बहुत चुप रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं कि जो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना वो रहते हैं, तो कुछ ना कुछ माहौल में करंट चलता रहता है, कभी चुटला सुना देगा, कभी कुछ बदमाशी कर देगा, कभी कुछ कर देगा, तो एक माहौल बना रहता है, इजंट इट। जो मतलब बोरिंग सा माहौल नहीं होता है। दैट इज व्हाट इज लाइवलीनेस। आप कोई काम कर रहे हैं, हंसते हुए काम कर रहे हैं, आपको बोझा उड़ा के दे दिया है, बोरी लेके वहां जाना, और बोरी लेके भी नाचते हुए जा रहे हो आप, ठीक है। ये लाइवलीनेस है। बाकी लोग जो है बोले यार इसको इतना मजा आ रहा है, हम भी मजा लेंगे, हम भी बोरी उठाएंगे। ठीक है, हम भी बोरी लेके डांस करेंगे। तो वो एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी आपकी फ्लो करती है एज ए लीडर। तो दैट्स वाई योर लाइवलीनेस इज सो इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे फियर की, ठीक है। तो एज ए लीडर अगर आप जा रहे हो कहीं पे, 10 लोग आपके साथ हैं, आप लीडर मत बोलिए, पूरी टीम ही है, अब उसमें कौन लीडर कौन नहीं लीडर वो तो पता चलेगा, और उसी वक्त एक बम फटा या गोली चली, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। ये लाइफ में हर सिचुएशन में यही 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, या तो भाग लो या तो भाग लो, या तो पार्टिसिपेट करो या तो रन अवे। अब वो लीडर जो है जैसे बम फटा, बाप रे वो भागा ऐसे, तो बाकी लोग क्या करेंगे, उससे आगे भागेंगे। वो पीछे रह जाएगा। एवरीवन विल रन इन फ्रंट ऑफ हिम। लेकिन दूसरा अगर उसका रिएक्शन है अरे क्या हो गया इधर, तो बाकी सब भी आएंगे झांकने के, अच्छा क्या हुआ देखो तो, क्या आवाज आई, किधर से आवाज आई, इजंट इट। तो ये जो चीज होती है, ये एज ए लीडर आपके अंदर ये बीमारी की तरह, कोरोना की तरफ फैलता है ये। तो कितना भी बड़ा शेर हो, तेंदुआ हो, अचानक अगर एक कोई भागा तो बाकी सब भी भागेंगे। भेड़ चाल सबके अंदर है ये। अभी अचानक मैं यहां से भागना शुरू करूं, कुछ करना शुरू करूं, तो आप सब भी भागना शुरू करोगे। वही मैं किसी चीज को फेस करना शुरू करूंगा तो आप भी सब मेरे साथ आकर के उसको फेस करोगे कि नहीं करोगे। तो दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट बेसिकली लीडरशिप इज। लीडरशिप के ऊपर वीडियोस देख सकते हो, लीडरशिप के ऊपर किताबें पढ़ सकते हो, कई चीजें हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। बिकॉज एट योर एज आपसे एकदम वो ग्रैंड लीडरशिप नहीं एक्सपेक्टेड है, नरेंद्र मोदी वाली, बट लीडरशिप के बेसिक्स आपको समझना जरूरी है, उतारना जरूरी है अपने अंदर टू क्लियर दिस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर ए लीडरशिप रोल, ठीक है। और बाकी जगह की लीडरशिप कैसी होती है, कुछ लीडर जो होते हैं जन्मजात होते हैं, जिसके अंदर क्वालिटी होती है लोगों को इंप्रेस करने की, इन्फ्लुएंस करने की, भाषण देने की, ठीक है, प्लान बनाने की, इंप्लीमेंट करने की, ग्रुप के साथ मिलके काम करने की। कुछ लोग जो होते हैं ओढ़ लेते हैं, ठीक है, लीडर बन जाते हैं। और कुछ लोग बनाए जाते हैं, जैसे फौज में बनाए जाते हैं। तो फौज में बेसिकली क्या आपके अंदर देख रहे हैं, उनको एक मटेरियल चाहिए
जो कि यंग हो, ठीक है, जिसको जैसा भी चाहे हम ढाल सकें, जिसका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा हो, फिजिकल फिटनेस सही हो, ठीक है, और कोऑपरेटिव हो, और जनरल नॉर्मल सा एक बच्चा। कोई इसमें सुपर ह्यूमन की आपको वहां जाकर के रैम्बो बनने की या वो दिखाने की जरूरत नहीं है। रैम्बो वो बना देंगे, रैम्बो वाले काम आपसे करा लेंगे, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। लेकिन वो जब इंटरव्यू हो रहा है तो बेसिकली आपको ये समझने की जरूरत है, इंटरव्यू में वो रैम्बो नहीं ढूंढ रहे हैं, और जितने इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे सारे रैम्बो बनेंगे। वो उनका अलग प्रोसेस है रैम्बो बनाने का, लेकिन जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो बेसिकली सिर्फ ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है जो कि आपके अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज आपको याद होनी चाहिए, बाय हार्ट कहीं लिख लो टेबल के ऊपर, और एवरी डे यू शुड रिमाइंड कि यदि मेरे अंदर किसी में कोई कमी है तो हाउ शुड आई ओवरकम दैट। अगर लाइवलीनेस में कमी है, क्लास में नींद आती है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मैडम? पुशअप करना चाहिए ठीक है। तो ये लाइवलीनेस अपनी जो है जिंदा रखिए। देन कम्स डिटर्मिनेशन, डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि कोई काम करने का मैंने ठान लिया तो आई विल नॉट गिव अप। अंडरस्टूड? वो डिटर्मिनेशन, अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने तो ट्रेनिंग की है फौज की, और ये सारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू निकाल करके आए, इतना सही प्रोसेस है ये, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेशन के ऊपर बताता हूं। हमारे यहाँ होती थी क्रॉस कंट्री 14 किलोमीटर रन, 14 किलोमीटर रन कंप्लीट करके आते थे, इंटर कंपनी कंपटीशन भी होती थी, ठीक है, कि कौन कौन किस पोजीशन पे आया, तो उसके हिसाब से विनर कंपनी डिसाइड होती थी। जान लगा देते थे हम अपनी कंपनी के लिए। आप लोग लगाते हो कि नहीं लगाते हो? ठीक है, अपनी कंपनी के लिए नाम नमक निशान, इजंट इट? तो उस निशान के लिए, उस नाम के लिए मर मिटेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो क्रॉस कंट्री में सब जान लगा देते थे। अभी उसमें कुछ थे ऐसे कैडेट्स जिनका स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। स्ट्रेस फ्रैक्चर मतलब यहाँ दो हड्डी होती है ना, इधर वाली हड्डी में हल्का क्रैक, यूजली पैराट्रूपर्स में होता है या ट्रेनिंग में होता है, तो वो बहुत पेनफुल होता है। एक्चुअली हड्डी टूटी नहीं होती है, एक्सरे में वो नहीं पता चलता, बट इट इज वेरी पेनफुल। और सोचो उसमें वो क्रॉस कंट्री दौड़ रहा है, और वो स्ट्रेस फ्रैक्चर कैन एनी टाइम कन्वर्ट इनटू ए फ्रैक्चर। तो वी हैव सीन पीपल रनिंग, गेटिंग दैट फ्रैक्चर, क्रॉलिंग टिल दैट लास्ट लाइन, कि मैं वो फिनिश कर दूं कैसे भी अपना कंपनी का। मैं इतने लोग से आगे आ गया, अभी भी पीछे हैं, तो इतना दूर ही बचा है, टांग टूट गई तो क्या, हाथ तो चल रहा है, घिसिट करके क्रॉलिंग करके वो पहुंच रहा है। व्हाट इज दैट? डिटर्मिनेशन, ठीक है। वहां पे किसी ने बोला, वो तो टांग तो टूट चुकी है, दर्द इतना हो रहा है, स्ट्रेचर में डाल के एम्बुलेंस खड़ी है उसको ले जाने के लिए हॉस्पिटल, लेकिन वो बोला रुको, अभी अभी खत्म करूंगा, पहले हॉस्पिटल तो जाना ही है। तो दैट इज व्हाट इज डिटर्मिनेशन। तो ये सब अब वो चीजें मैंने एक के नहीं कई के अंदर देखी। एक कर्नल श्री रमेश है, अपने स्कूल में भी है, वो एक पी हनी है, भिलाई से उसने किया था, एनडीए गया, एनडीए से रिजेक्ट हो गया, देन ही केम बैक, ओटीए में सेलेक्ट हुआ, ओटीए में प्रॉब्लम आई, एंड आई हैव सीन हिम माई सेल्फ। मेरा रूममेट था, मेरे साथ में रहता था, स्पाइन में प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। विद दैट प्रॉब्लम ही बिकेम एन ऑफिसर, कर्नल बना, आज की डेट में कंपनी चला रहा है बेंगलुरु में, ठीक है। तो आई हैव सीन डिटर्मिनेशन इन एवरीवन, कि ये जो क्वालिटीज वो चेक करते हैं ना, वो बिल्कुल 100% सही निकलती है। और वो हजारों बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें से हजारों, अब लाखों देते हैं, हजारों आते हैं इंटरव्यू में, और उसमें से पूरे बैच में देखोगे 60 के बैच में 1 या 2 हुए, या पूरा का पूरा बैच वापस जाता है। इसलिए नहीं कि बाकी सारे जो थे काबिल नहीं थे, इसलिए कि या तो उनके अंदर ये क्वालिटीज नहीं थी, या अगर वो क्वालिटीज थी तो वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए किसी भी वजह से। भाई एक बार इंटरव्यू में नहीं सिलेक्ट हुआ, अगली बार कैसे सिलेक्ट हो जाता है? तो मतलब इस बार उसका परफॉर्मेंस सही नहीं था, है ना, कहीं ना कहीं किसी क्वालिटी में वो लैकिंग था। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये डेवलप की जा सकती हैं। जैसे मैंने बताया, लीडर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, फौज के जितने भी लीडर्स हैं बनाए जाते हैं, दे आर ट्रेन्ड टू बिकम लीडर्स। और उसकी स्टार्ट होती है स्क्रीनिंग से, कि आपकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है, आपका सिलेक्शन कैसा हो रहा है। फिर आ जाता है आपका करेज एंड स्टेमिना। नीडलेस टू से, करेज के ऊपर, फियर के ऊपर मैंने पहले ही बता दिया है कि वहां के इंटरव्यू में आप डरपोक नहीं हो सकते। यू हैव टू बी फियरलेस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट,
और जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस पिच में, जिस वॉल्यूम में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, तो क्या मैं बचपन से ऐसे बात करता था? नहीं, आई वॉज ए वेरी शाई टाइप ऑफ ए पर्सन। मतलब इतना शाई कि अभी गेट टुगेदर में गया तो क्लास की लड़कियां बोलती तू तो हमारी तरफ देखता भी नहीं था। मतलब तेरे देखने के लिए था क्या कि तेरे को देखूं? तो दैट इज ए डिफरेंट इशू कि मजाक उड़ा दिया उसको, बट दिस इज ए फैक्ट, आई वॉज सो शाई। अंडरस्टूड? तो ये चेंजेस कैसे आते हैं? ये चेंजेस लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब अभी आज मैं आप लोग के सामने खड़े होकर के 2 घंटे हो गए बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, है ना कोई बुक खोल रहा हूं, ना कोई स्क्रिप्ट देख रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग इम्प्रॉम्प्टू, इजंट इट? और कहीं से भी आप लोगों में से एक आध दो को छोड़ के नींद नहीं आई अभी तक, सारे जाग रहे हैं ना अभी। तो ये कैसे डेवलप होता है? जब पहली बार गया था मैं, 1000 जवान खड़े थे, पूरी ट्रेनिंग कर लिया, एसएसबी निकाल लिया। उसके बाद जब मेरे को पहले दिन उसने रिपोर्ट दिया, जैसे ये लोग रिपोर्ट देते हैं, आते इतने प्रेजेंट इतने एब्सेंट, ठीक है, तो 1000 जवान सब सावधान में खड़े हो गए, एकदम सीरियस होकर के देख रहे हैं मेरी तरफ। मेरी टांगे कांपने लग गई। 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, बिकॉज आई गॉट यूज टू इट। उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस जो है आपके कई डर निकाल देती है। पहली बार जब हम स्टेज पे जाते हैं, माइक पकड़ते हैं, बड़ा गला सूखता है, बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, गलत तो नहीं बोल देंगे, प्रोनाउंसिएशन तो नहीं ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, लोग क्या सोचेंगे। 10 तरह के ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं कि नहीं आते हैं? लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप डेली असेंबली में खड़े होकर बोल रहे हैं, वो फिर वो इतना ज्यादा रूटीन हो जाता है कि आपको उसमें एफर्ट्स ही नहीं डालना पड़ता। आपको ये सब ख्याल ही नहीं आते कि फलाने क्या सोच रहे होंगे, ढमकाने क्या बोल रहे होंगे, मेरी स्पेलिंग तो नहीं गलत है, प्रोनाउंसिएशन तो नहीं गलत है, इंग्लिश तो नहीं गलत है, कोई हंसेगा, कोई रोएगा, फर्क ही पड़ना बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो वैसे ही इसके लिए जो प्रैक्टिस करनी है आपको, उसके मैं 2 तरीके बताता हूं। सबसे पहले, हाउ इज योर स्पोकन इंग्लिश? यू हैव टू इंप्रूव, ठीक है। एंड हाउ इज योर जनरल स्टडीज? इट इज गुड, ठीक है। तो अभी जनरल स्टडीज गुड हो जाए और स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना है, उसका बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं मैं तुमको। घर पे भाई है, ठीक है, तो वो भाई को तुम जो भी पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, या जनरल स्टडीज का, या ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक, या लेक्चरेट का टॉपिक, वो सब उसको बोल सकते हो। दिस विल, जो इनहिबिशन है ना बोलने की, वो खत्म होगी। दूसरा तरीका एक और, कॉन्फिडेंस डेवलप करने की। मिरर है घर में, ड्रेसिंग टेबल होता है, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाओ, खुद ही को लेक्चर दो। जो आप बोल रहे हैं ना, देखो अपने आप को, तो उससे क्या आपको कॉन्फिडेंस आता है। यू स्टार्ट गेटिंग लाइकिंग योर सेल्फ। हाँ, ठीक तो बोल रहा हूं। अभी जो दिमाग के पीछे घूमता है ना, पता नहीं ठीक बोलता हूँ कि नहीं, मेरा कैसा दिखाई देता होगा, शकल दिखता होगा कि नहीं, है कार्टून टाइप तो नहीं दिख रहा हूं, वो जो दिमाग के पीछे की जो कहानी है वो बंद हो जाती है। बिकॉज दैट इज द बेसिक। आपका जो दिमाग है बहुत पावरफुल चीज है, वो आपको दोस्त भी है आपका बहुत बड़ा, और सबसे बड़ा दुश्मन भी वही है। अगर आपका दिमाग आपके साथ है, आपको पॉजिटिव चीजों की तरफ ले जा रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, तो उससे अच्छा दोस्त नहीं है आपका दुनिया में। और वही अगर आपका दिमाग आप ही को टोक रहा है, वही देख ऐसे मत कर देना, वही गलत कर रहा है, पता नहीं तू कर पाएगा कि नहीं, अगर ऐसा बोल रहा है आपका दिमाग, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ऐसी आवाजें जो हैं, ऐसी जो चीजें हैं, उसको आपको काटना है। अंडरस्टैंड? दूसरी चीज, जो फीलिंग्स आती हैं आपके अंदर में, इमोशंस आते हैं, डर नेचुरल है, सबको आता है, ठीक है, रोना नेचुरल है, सबको आता है, हंसना नेचुरल है, सबको आता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये जो इमोशंस होते हैं ना आपके, ये इमोशंस की लाइफ स्पैन मालूम है कितनी होती है? कोई भी इमोशन आपके अंदर में अभी एकदम से जागृत हो गया किसी भी वजह से, मैंने डांट दिया, मैंने उठा के मार दिया आपको, तो आपके अंदर एक वो इमोशन चालू हो गया, सेल्फ पिटी वाला या विक्टिम वाला या व्हाटएवर, जो भी जिस टाइप का भी इमोशन आया, दुखी हो गए आप, ठीक है। उससे रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा आपको? बताओ, एनी गेस मारो सब लोग, कितना टाइम लगेगा उससे निकलने में? है बेशरम है तू, 5 मिनट में। कई लोग तो 5-5 दिन तक रोते रहेंगे।
सर ने मार दिया। 5 मिनट नहीं, ठीक है, ये 90 सेकेंड का लाइफ स्पैन होता है उस इमोशन का, लेकिन वो आप 5 दिन तक भी रो सकते हो, 5 साल तक भी रो सकते हो, जिंदगी भर भी रो सकते हो, क्योंकि अगर आप उसी के बारे में सोचते रहोगे, उसी के बारे में, तो 90 सेकेंड का जो साइकिल है ना, वो रिपीट होता रहेगा। रात में गए सोने और सर ने मार दिया, फिर वो 90 सेकेंड का साइकिल आ गया, फिर वो गंदा इमोशन आपके अंदर चालू हो गया, फिर वो स्टार्टेड फीलिंग बैड, अरे यार मार दिया सर ने, फिर जैसे नींद आ रही थी फिर उठे, यार मार दिया सर ने। फिर वो 90 सेकेंड का साइकिल चालू हो गया, फिर किसी से बात कर रहे हैं, अरे तो क्या बात है भाई, तू आज एकदम उदास है, अरे यार मार दिया सर ने, फिर वो 90 सेकेंड का साइकिल। तो ये जब तक आपके दिमाग में वो इमोशन का ट्रिगर आप बार बार लाते रहोगे, वो इमोशन आप महसूस करते रहोगे, अपने आप को टॉर्चर करते रहोगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इमोशंस जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे लाई जाती है? कोई भी चीज देखिए, हर किसी के साथ सब कुछ अच्छा नहीं होता, और लाइफ इज नॉट वेरी फेयर, तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा लंबा सोच करके अपने आप को परेशान नहीं करना है। इंटरव्यू में गए आप, इंटरव्यू में कहीं पे लगेगा आपको कि हाँ मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कई बार आपको लगेगा कि मेरे से गलती हो गई, ठीक है, लेकिन जो हो गई तो उसको आप पीछे जाके तो सुधारनी, उसके ऊपर सोचना नहीं, डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। यू थिंक कि अब अगला नेक्स्ट मेरा क्या टारगेट है, अगला नेक्स्ट कौन सा असाइनमेंट है, उसको कितने अच्छे से मैं परफॉर्म करूं। 5 दिन का टेस्ट है, आपको 10 बार देखा जा रहा है, और अपने आप को दिखाने की कोशिश मत करना। यदि एसेसर है, वो जैसे मैंने बताया इंटरव्यू में अफसर फाइल लेके खड़ा था उधर, तो मैं उसकी तरफ थोड़ी ना देख रहा था, आई वाज जस्ट इग्नोरिंग हिम। तू अपना काम कर भाई, मैं अपना काम करूं, तो इंटरव्यू ले, मैं इंटरव्यू दूं, तो अपना जूता पहन, मैं अपना जूता पहनूंगा। अंडरस्टूड? तो बी इन योर शूज, इंटरव्यू देने गए हो, कॉन्फिडेंट रहो, हंसते रहो, हमेशा स्माइल रहना चाहिए चेहरे के ऊपर में, ठीक है। और कितनी भी कोशिश कर लोगे, इंटरव्यू में तुम फंसोगे, ठीक है, क्योंकि तुम कल के बच्चे हो, वहां बैठे हैं खूंखार शेर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, अब उसमें कोई सिचुएशन आपको दी गई कि अभी हो गया, ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया, आप क्या करोगे, ठीक है। डोंट गिव अप, वो चलने दें इंटरव्यू 3 घंटे 5 घंटे, कोई फर्क, हंसते रहो और लगे रहो, जुटे रहो, हार नहीं मानना है, ठीक है। और हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के बारे में सोचना है, और उस जगह पे इंटरव्यू में बैठ के तुम अगर हंस सके और सामने वाले को हंसा सके, कर सकते हो। मैं बता रहा हूं, ये कर दिए ना तो तुम सिलेक्टेड। रीजन बीइंग कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि फौज की नौकरी के लिए जा रहे हो तो क्या नहीं होना चाहिए? डर नहीं होना चाहिए। डर नहीं होने का सबसे प्रोमिनेंट लैंडमार्क क्या है या निशानी क्या है? हंस रहे हैं। मैं गोली मार दूंगा तेरे को, मार दे। मतलब डर नहीं लग रहा है, मार भी रहे हैं, किसको जीना है यहाँ पे, ठोक लो, ऐसे ही तंग आ गया हो, हंसते हंसते बोल दो आप, मतलब आप डर नहीं रहे हो, ठीक है। तो सामने वाला भी हिल जाएगा, यार ये किस टाइप का आदमी, बोल रहा हूँ गोली मार दूं और ये बोल रहा है ठीक है मार दे, हंसते हुए बोल रहा है, ठीक है। तो वहां के सिचुएशन में कई बार ऐसी जगह आएगी और फंस जाओगे आप, तब आपके पास कौन सा रास्ता बचा है? ये सब फंस जाते हैं, गलती करके आते हैं, उसके बाद जाओ क्यों गया सर। करते हो क्यों करते हो? अब नहीं होगा सर, सर प्लीज सर, एक दो स्माइल कर देते हैं, सर भी भूल जाते हैं, छोड़ यार जा, चल मत जा, हट। होता है कि नहीं होता है? प्रिंसिपल के पास जाएंगे, वो तैयार बैठी कि आज खा जाऊंगी कच्चा इसको, और ये जगह मैम गलती नहीं होगी मैम, प्लीज मैम, वो भी बेचारी पिघल जाती है, ठीक है भाग यहाँ से। यही होता है, अंडरस्टूड? तो बेस्ट एलिबी इज योर स्माइल, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर आप वहां इंटरव्यू में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस सिचुएशन है, नौकरी के इंटरव्यू के लिए गए हो, इतना बड़ा इंटरव्यू, 4 दिन इंटरव्यू चल रहा है, 4 दिन आप हंस रहे हो, डर नहीं रहे हो, वो मेंटेन कर रहे गए ना आप, और आप एंजॉय करो उसको, इंटरव्यू को, दौड़ा रहे हैं, कुदा रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ, हंसते हंसते करो, मस्ती में करो, गिर जाओ, उठो, हैं करो, फिर निकल जाओ। बुरा मत फील करो, शर्म नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, और ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये दिस ऑल थिंग्स हैव टू बी प्रैक्टिस्ड, दिस ऑल थिंग्स हैव टू बी प्री फैब्रिकेटेड टाइप्स। और प्रैक्टिस करो घर के ऊपर बोलने की, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, फ्री होने की, अपने आप को फ्री करो थोड़ा सा। जो होता है ना, क्या होता है कि जब नए हम रहते हैं, यंग रहते हैं, तो बहुत सारे हमारे खुद के डर रहते हैं, इनहिबिशंस रहते हैं। बात भी करेंगे तो हम एकदम सावधान में खड़े होकर बात करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो तो देन यू स्टार्ट यूजिंग योर हैंड्स एंड जेस्चर्स, शर्म उतनी आपको कम होने लगती है, ठीक है। अभी इन्हीं में से किसी को बुला दूं कुछ बोलने के लिए, तो ये खड़े होके बोलेंगे, ये इतना ज्यादा लिबर्टी नहीं लेंगे कि ऐसे खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये लिबर्टी ले पाएंगे क्या एज ए स्टूडेंट? नहीं ले पाएंगे। यू हैव टू टेक दैट लिबर्टी। एंड अदर थिंग इज मैच्योरिटी, ठीक है। ये सारी चीजों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है योर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कहां पे? मैच्योरिटी जब आपकी कोई टॉपिक के ऊपर व्यूज आप दे रहे हो, तो इट शुड नॉट बी ए व्यूज ऑफ ए 21 ईयर्स बॉय या 20 ईयर्स बॉय, 19 ईयर्स बॉय। आपके व्यूज होने चाहिए एक मैच्योर बूढ़े आदमी की तरह, दादा की तरह। किसी इश्यू के ऊपर आपकी कमांड इतनी अच्छी होनी चाहिए, करंट अफेयर्स है, इसका सॉल्यूशन, आप एक ऑफिसर बनने वाले हो, क्लास 1 ऑफिसर, इजंट इट? क्लास 1 ऑफिसर मतलब इक्विवेलेंट टू एसपी, डीएम, ये क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं। आप उस इक्विवेलेंट में बन रहे हो, डिप्टी एसपी, एसडीएम, उस लेवल के नहीं, वो आपके नीचे वाले लोग हो गए। तो यदि आप उस लेवल पे हो तो आपका हाव भाव, पहनावा, बात करने का ढंग, एटिकेट्स, मेस में आप किस तरीके से खाना खाते हो, सारी चीजें जो है आपको अभी से अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग इनको छुरी कांटा दे दिए हैं, अभी प्रैक्टिस करना, पता नहीं फिर भी लोग हाथ से ही खाते होंगे, पेट ही नहीं भरता होगा बिना। क्यों खाते हैं सब लोग छुरी कांटा से? ये हाथ वाले हैं। कौन कौन है हाथ वाले? ठीक है, तो ये थोड़ी सी पॉलिशनेस लाने, मैच्योरिटी जो मैं बोल रहा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस, मैच्योरिटी में सारी चीजें आ जाती हैं। सेंसिबिलिटी, किसी के लिए आपकी फीलिंग्स, आपके टीम के लिए, आपके नेशन के लिए, ठीक है। एज ए बच्चे की जो फीलिंग्स होती है, आपकी फीलिंग काफी डिफरेंट लेवल की रहती है। सोच जो है आपकी बहुत डिफरेंट। न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एडिटोरियल्स पढ़ो, कोई इश्यू चल रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर, इंडिया पाकिस्तान, ऑप सिंदूर, ठीक है। एक एग्जांपल फिर देता हूं मैं, टाइम हो रहा है, लास्ट एग्जांपल होगा कि जैसे हमारे मेरे इंटरव्यू में जीडी में एक टॉपिक मिला था कि पता नहीं क्या था, बट समथिंग इंडिया पाकिस्तान था, ठीक है। तो वो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, मेरे को बोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। जो मैंने सोचा कि वो पढ़ के गया था कि वो पहले बोलेंगे तो इनिशिएटिव में आ जाएगा और नंबर ज्यादा मिलेगा, कोशिश किया लेकिन कोई और शुरू हो गया, मैं नहीं बोल पाया। फिर मैं देखता रहा, मैं सुनता रहा, इसको सुन रहा हूं, उसको सुन रहा हूं, उसको सुन रहा हूं, विद माई कूल कंपोजर ना। मेरे को मौका नहीं मिला तो कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई डर नहीं कि मौका नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाऊंगा। एक बार रिजेक्ट हो चुका, तो इस बार मैं तैयारी से गया था, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो पिछले बार भी तो रिजेक्ट हुए थे, यही सोच के गया था मैं, ठीक है ना। तो इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तो आपको टेंशन नहीं होती है। बहुत आराम से मैं सुन रहा था कि ये लोग बोल रहे थे मार देंगे, काट देंगे, वॉर कर देंगे, बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंडिया हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, सब चल रहा था। तभी किसी ने देखा, अगर चेस्ट नंबर 27 हैज नॉट स्पोकन, लेट्स गिव हिम आल्सो चांस। चेस्ट नंबर 27, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मैंने कहा यस, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। 3 लाइन बोली मैंने कहा आई थिंक कि वट एवर यू आर डिस्कसिंग, आई स्ट्रांगली डिसएग्री विथ यू। आई थिंक इफ वी गो ऑन वॉर, then India's economy will go in the pre-independence era, 1947. If any solution can be taken through negotiations or diplomatic ways, let's resort for that first. War should be the last resort. बस फिर सब शुरू हो गया, मेरा काम हो गया। अब सब एग्री कर गए मेरे को, they positioned me as a leader। पूरे 8-10 मिनट में 4 लाइन बोला था मैं उसके बाद मैं बहुत खुश था, मैं सुन रहा था, हाँ बोलो बोलो, मेरे बारे में बोलो, मेरे पॉइंट को ओके करो, तुम भी करो, तुम भी करो। और बहुत खुश था मैं, ठीक है। और तो बिकॉज आई न्यू कि आप अब जो मैंने बोला, अब आप वही, अभी तक आप कुछ और बोल रहे थे, मेरे बोलने के बाद सबके सब मेरे साथ आ गए। दिस पोजिशन्ड मी एज ए लीडर।
आई न्यू कि ये तो मेरे को सेलेक्ट करा के छोड़ेंगे, उसके बाद बकने दो उनको, क्या जरूरत है मेरी कुछ बोलने की। आई वॉज एंजॉइंग, कौन क्या बोल रहा है, हाँ बहुत सही बहुत सही, सुन रहा था सबको देख के, हाँ मैं हाँ मिला रहा था, बिल्कुल सही। दिस इज स्मार्ट वे। थोड़ा स्मार्टनेस लाओ, मैच्योरिटी लाओ, क्योंकि अगर जो आपके किसी टॉपिक में जो भी चीज आप बोल रहे हो अगर उसमें दम है, ठीक है, सब लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर उसमें दम ही नहीं है, बेवकूफी वाली बात मैं कोई कर दूं तो चलो भाई आज हम लोग चलेंगे जाकर के कोई बेवकूफी वाला काम करेंगे, तो जितने मेरे जैसे बेवकूफ होंगे तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन बाकी लोग तो सोचे नहीं कैसा बेवकूफ टाइप का आदमी, देखो क्या बोल रहा है, इजंट इट। लेकिन अगर वही चीज आप कोई अच्छी काम करोगे, अच्छी बात बोलोगे जिसमें वजन है, तो क्या आपके साथ बाकी लोग, बाकी सब बेवकूफ तो है नहीं है, वो भी इंटरव्यू के लिए आए, इजंट इट। तो दे विल ऑल्सो कम अलॉन्ग विथ यू इफ यू आर राइट, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट वो आया नहीं, एक पॉइंट वो आया नहीं, एक पॉइंट और होता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी होती है कि आप राइट और रॉन्ग के अंदर कितना आप सही जज कर पाते हो, ठीक है। सही चीज को आप कितना जज कर पाते हो कि ये सही है, और गलत चीज जो है ये गलत है, उसके अंदर का जजमेंट आपका कितना है, इसको बोलते हैं मॉरल कॉम्पस। मोरालिटी आपके अंदर कितनी है। जो गलत चीज होती है बहुत आसान होती है, बहुत आपको अट्रैक्ट करती है, बहुत अच्छी लगती है, और बहुत आसान तरीका है। भाई ढलान के ऊपर दौड़ना आसान है कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना आसान है। ढलान में नीचे गिरना बहुत आसान है, ठीक है, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। चाहे पहाड़ हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई अच्छे स्टैंडर्ड्स के काम करना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नीचे गिरने में क्या है, ऐसे करो गिर जाओ, जब चाहो तब गिर जाओ, गलत काम जब चाहो कर लो आप, ठीक है कि नहीं, और बहुत अच्छा भी लगता है वो, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। गलत काम करना हमेशा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप कौन सी चॉइस ले रहे हैं। आर यू चूजिंग द हार्डर राइट ओवर द इजियर रॉन्ग और नॉट। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आज का तो टाइम खत्म हो गया, अभी आगे भी मैं चलूं 15-20 मिनट और, या यू पीपल वांट टू टेक ए ब्रेक। चलो स्पीड ऑफ डिसीजन नहीं आ रहा है तो आई विल कंटिन्यू। नो ब्रेक, अब टाइम निकल गया, मैंने स्पीड ऑफ डिसीजन नहीं है, शुड बी ब्रेक, ऐसे आना चाहिए था, नहीं आया। आई विल नॉट टेक मच टाइम, 5 मिनट और। पहले दिन पे आते हैं। पहले दिन जाओगे, आपको स्टेशन के ऊपर बस आएगी, रिसीव करेगी, वहां पे एक वो बना होगा, उस बस में बैठ के पहुंच जाओगे सेंटर के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट कराया जाएगा। फर्स्ट डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 50% लोग उसी दिन रिजेक्ट करके भेज देंगे। फर्स्ट डे इज द स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, OIR टेस्ट। ये बुक खरीदोगे आप, या जब तक नहीं आती तब तक चाहो तो इसको भी ले जाओ। तो OIR टेस्ट में बेसिकली वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, ठीक है। 70% एंड अबाउ आना मैंडेटरी है, जरूरी है। उससे नीचे रहोगे तो परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो सकता है कि आप बोरिया बिस्तर बांध के वापस आ जाओगे। तो आपकी बेसिकली भेजे में कुछ होना चाहिए। तो अगर किसी को मिसकंसेप्शन है कि फौज में जो है सिर्फ दौड़ना भागना चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी होती है, तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा चाहिए, दिमाग तेज होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये जो टेस्ट है, इसमें आपको 70% एंड अबव स्कोर करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके तुरंत बाद होता है PPDT, ठीक है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। चलो ऐसे ही बता देता हूं मैं। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक हेजी सी पिक्चर दिखाई जाती है। उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको उस पिक्चर के ऊपर 1 मिनट तक आपको पिक्चर दिखाई जाएगी। 4 मिनट के अंदर उसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी पड़ेगी। स्टोरी आप लिख देंगे, उसके बाद उस स्टोरी को आपको नरेट करना पड़ेगा। सबको मौका मिलेगा, वो स्टोरी जो मैंने लिखी है वह नरेट करूंगा, बताऊंगा सबको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसी के ऊपर ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। अब ये ग्रुप को बना दिया, अब मैंने कुछ स्टोरी लिखी, आपने कुछ लिखी, आपने कुछ लिखी। अब हमारे ग्रुप को डिस्कस करके एक स्टोरी के ऊपर आना है। तो मतलब यहां पे क्या होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान होगा, नहीं मेरा स्टोरी, नहीं तेरा स्टोरी, नहीं मेरा सही तेरा गलत। तो आपस में लड़ेंगे, उसके बाद एक स्टोरी पे आना होगा। कभी कभी आएंगे और मोस्टली नहीं आएंगे, ठीक है।
वहां मच्छी बाजार बनेगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, वहां पे आपको देखा जाएगा कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या बोल रहे हो। तो ये चीजें, इतना सब टेस्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है OIR टेस्ट, उसके नंबर आपके यहां पे भी नहीं। यदि आपने जो मैं कॉन्फ्रेंस से बताया बॉर्डर लाइन केस हो, तो वहां जब ऐसा मौका आएगा कि इसको रखें कि जाने दें, तब ये देखा जाएगा। अगर इसमें स्कोर अच्छा है तो ये बोले यार इंटेलिजेंट तो यार रख लेते हैं, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, सीख जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? PPDT टेस्ट में जो पिक्चर दिखाई जाएगी बहुत हेजी सी पिक्चर होगी। हेजी सी पिक्चर, इसका नाम ही है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आपने पढ़ लिया होगा इसके बारे में, राइट? तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक हेजी सी कोई फिगर दिखाई देगी, एक आध दो कैरेक्टर दिखाई देंगे, तो उसमें आपको बेसिकली जज करना है कि वो परसेप्शन देख रहा है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये। तो आपको दिख क्या रहा है, उसमें कौन कौन लोग हैं, कैरेक्टर कौन है, किस एज के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उनकी एज क्या है और वो सिचुएशन क्या है, वहां पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। यूजुअली वो सिचुएशन ऐसी होगी, एक्सीडेंट हो रखा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, या घोड़ा गिरा हुआ है और खून बह रहा है, इस टाइप की कोई सिचुएशन होगी। तो पूरी पिक्चर देखने के बाद फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, एक बॉक्स बनाइए, इस पिक्चर में ये कैरेक्टर हैं, ये इनकी एज है, मेल 25, फीमेल 35, कर क्या रहे हैं, देन यू डिसाइड इन योर माइंड। और आपकी जिंदगी से कोई इंसिडेंट से रिलेटेड एक स्टोरी आप उसमें बना सकते हैं। अपनी लाइफ की किसी स्टोरी से आप इंस्पिरेशन लेकर के उसके ऊपर एक स्टोरी बना सकते हैं। कभी भी ये गलती नहीं करना है कि पहले से जो इसमें 10 स्टोरी आप पढ़ेंगे किताब में, वो स्टोरी याद करके गए और उसी स्टोरी के ऊपर आपने अपनी स्टोरी लिख दी। ऐसा नहीं करना है। अंडरस्टूड? इट हैज टू बी इम्प्रॉम्प्टू, इट हैज टू बी रिलेटेड टू यू, ताकि वो आपसे कोरिलेट हो सके आगे चल के। अब वो, और बिल्कुल सिंपल स्टोरी बनाना है कि भाई ये था ऐसे, वो कॉलेज जा रहा था, एक्सीडेंट हो रखा था, उसने, जो हमारा हीरो है रामू, उसकी एज है इतनी, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की एज है, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होगा, नहीं स्कूल गोइंग है तो स्कूल गोइंग होगा। और वो उसने ऐसा देखा, उसके बाद उसने फोन किया, बच्चे को हॉस्पिटल भेजा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामू जो हीरो है, या शामू या सीता जो हीरोइन है, जो भी हो आपका स्टोरी में जो दिख रहा है, उसी में से आपको सेलेक्ट करना है हीरो हीरोइन, अपनी तरफ से नहीं डाल देना है, ठीक है। परसेप्शन है, जो देखा आपने उसी को लिखना है। अब उन्होंने जो काम किया, कहाँ क्या करने जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे टेस्ट देने, स्कूल जा रहे थे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने, जो भी करने जा रहे थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे मस्ट गो टू देयर ओरिजिनल टास्क। उसके बाद भले 10-15 मिनट लेट पहुंचे एग्जामिनेशन हॉल में, पहुंच के उसने एग्जामिनेशन दिया, फ्लाइंग कलर से पास हुआ। एज सिंपल एज दैट। कहानी शुरू, कहानी खत्म। बहुत ज्यादा इसमें क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं बनने वाली है, ठीक है। और ना ही इसके ऊपर आपको कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने की जरूरत है कि रामू जो था हार्ड वर्किंग था, ऑनेस्ट था, सिंसियर था, फलान था, ढिमकान था, नहीं। रामू है, रामू जा रहा है, रामू ने देखा, रामू जा रहा था कॉलेज, देखा, ऐसा ऐसा किया, उसके बाद कॉलेज वापिस चला गया, खत्म। एज सिंपल एज दैट। यहीं पे सब लोग क्रिएटिव हो जाते हैं कि इस पे राम गोपाल वर्मा की पूरी पिक्चर लिख देंगे, हॉरर मूवी या कॉमेडी मूवी या एक्शन मूवी, वो सब नहीं करना है। कोई बहुत बड़े मुद्दे उठाने की कोशिश नहीं करना है। वाटर कंजर्वेशन और जेंडर इक्वालिटी और इस टाइप का एक होता है ना, जो झंडा उठा के चलते हैं लोग, उस टाइप की हरकत नहीं करनी। बिल्कुल सिंपल, प्लेन एंड सिंपल, एज ए कॉलेज पास आउट और एज ए स्कूल पास आउट, एज ए स्टूडेंट, आपका जो वो है एज है, आपका जो मैच्योरिटी लेवल है, उससे होना चाहिए। इससे बड़ी मैच्योरिटी जब आपके डिस्कशन कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल इशू है, इकोनॉमिक इशू है, ठीक है, मिलिट्री इशू के ऊपर आप बात कर रहे हैं, तो एफकैट में जब जाइएगा तो एयरफोर्स से रिलेटेड जितने आप नए डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर आपको मालूम होना चाहिए। आर्मी में जाते हैं तो आर्मी से रिलेटेड जो नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, उसके बारे में मालूम होना चाहिए, बेसिक्स मालूम होने चाहिए, जो कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। आपसे कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि ये चीज चलती कैसे है और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वेपन्स है हमारे पास में, कैपेबिलिटीज क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। जनरल चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन मेहनत बहुत करना है आपको अपने आप पे।
ठीक है, पढ़ाई लिखाई आपने जितनी करनी थी कर ली, 3-3 एसएसबी निकल रहे हैं आपके। अब तीनों एसएसबी में हर बार जाओगे, हर बार डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, हर बार डिफरेंट इंटरव्यूइंग ऑफिसर मिलेंगे, हर बार डिफरेंट सवाल मिलेंगे। तो यू हैव टू बी इंजेन्युइन, यू हैव टू बी प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। जो छोटी छोटी चीजें बताई हैं वो याद रखना चाहिए। लाइवलीनेस, चेयरफुल, हमेशा स्माइलिंग, एंजॉइंग, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए यार, चाहे कुछ हो जाए, यू शुड बी स्माइलिंग एंड एंजॉइंग द प्रोसेस। अंडरस्टूड? ऐसा कोई वहां प्रेशर नहीं है जो कि, और थोड़ा फिजिकल फिटनेस के लिए हमारे यहाँ आकर के रस्सी वस्सी करना चाहो कर लो, बिकॉज वहां 2-3 चीजें रहती हैं। रस्सा वस्सा चढ़ लेते हो, पैर वेर लगा के चढ़ जाते हो ऊपर तक, बिना पैर क्लास 1 कर लेते हो, वेरी गुड। क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी चीजें रहती हैं जो कि यदि नहीं आती रहे तो मुश्किल होता है, ठीक है। यूजुअली एक टार्जन स्विंग होती है जिसमें आपको बोला जाता है कि ऐसे जंप मारो। अच्छा, एक और चीज, वहां भी इंस्ट्रक्शंस आपने इस किताब में आप पढ़ोगे ना, तो इस किताब में कई चीजें लिखी होंगी, कई चीजें लिखी होंगी, लेकिन हो सकता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर वैसा ना बोले, वो कोई चीज स्किप कर दे, कोई चीज। जस्ट फॉर एग्जांपल बताओ, इंडिविजुअल टास्क में एक हमारी ब्रीफिंग हुई, ब्रीफिंग में उसने बोला कि आप जब चढ़ोगे ऊपर तो रास्ता दूर दिखेगा आपको, आपको लगेगा कि आप कूद के उसको नहीं पकड़ पाओगे, आप नीचे देखोगे तो आपको डर लगेगा क्योंकि हाइट ज्यादा है, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, ठीक है। तो उसने बताया लेकिन आप जंप मार देना और रस्सी आपके हाथ में आ जाएगी, तो पकड़ लेना, पकड़ने के बाद आप पीछे मुड़ोगे तो रस्सी से आप वो जिस जहां से जंप मारे उससे भिड़ने जा रहे होगे, टर्न करना, पैर से अपने आप को रोकना कि उससे भिड़ोगे नहीं, फिर नीचे देखना, रस्सी छोड़ देना। ये उसके इंस्ट्रक्शंस थे ना, बिल्कुल सिंपल। मैंने सुना, मैंने बोला ठीक है भाई करेंगे। अब मैंने देखा जितने भी कैडेट्स गए, जंप मारी, पकड़ लिया, ठीक है, नीचे देखा, नीचे देख के उसकी हालत इतनी खराब हो गई, सरपट सरपट करके वो नीचे लटक करके आ गया, किसी ने ना पीछे जा करके उसको रोका, अपने आप को जाके टकराया, ठीक है। तो फौज है ये, ऑर्डर्स जैसा बोला गया वैसे ही करना है। मैंने एग्जैक्टली वैसे ही किया, कूदा, पकड़ा हुआ, झूल करके वापस टकराने से पहले मैंने रोका, उसके बाद मैंने नीचे देखा और नीचे देखते ही डर लगा, अरे बाप रे इतने ऊपर, लेकिन उसने बोला था छोड़ देना रस्सी, मैंने छोड़ दिया रस्सी। तो एग्जैक्टली यू हैव टू डू व्हाट यू हैव बीन टोल्ड। ये सब भी नोटिस होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फौज है, मौज नहीं है कि डर लग रहा है भी नहीं कूदूंगा, कूदोगे मतलब बताया ऑर्डर में कि छोड़ देना रस्सी, डर तो लगेगा, वो पहले ही बताया डर लगेगा, लेकिन छोड़ देना, छोड़ देना, ठीक है। वैसे ही उसने एक और बताया था, टार्जन स्विंग में जब आप स्विंग करते जाओगे तो इसमें स्पीड आपकी बहुत तेज होगी, लेकिन जब वो सफेद झंडा के पास पहुंचोगे वो रस्सी को छोड़ देना और दौड़ने लगना। तो ठीक है भाई, अब जब लटक गया, लटक करके जब आई वेंट देयर, तो वो बिल्कुल ऐसी जगह पे था जब सबसे हाईएस्ट स्पीड में थे, तब वो झंडा आ गया, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया रस्सी, दौड़ा, गिरा नहीं, दौड़ते हुए निकल गया। लेकिन किसी ने नहीं छोड़ी, उतनी स्पीड में हिम्मत ही नहीं हो सकती किसी के अंदर कि वो छोड़ दे रस्सी। और यही डिफरेंस पड़ता है। जो फैक्टर्स बता रहे थे ना, जो आया था पीछे, करेज, ये ऐसे चेक होता है। अब आपको करेज को कैसे चेक किया जाएगा? आपको ऑर्डर्स मिले हैं और ऐसे टाइम पे रस्सी छोड़ने के लिए बोल रहा है टार्जन स्विंग में, जब आपकी स्पीड सबसे हाईएस्ट है। अगर आप छोड़ दोगे तो आपको मालूम है दौड़ना तो है, हो सकता है दौड़ते वक्त गिर जाओ, चोट भी लग जाए, लेकिन उस वक्त छोड़ने के लिए आपका माइंड अलाउ करेगा? तो आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि डर के आगे क्या है। तो डर जहां जहां लगे तो कर ही दो। जब, ठीक है, जैसे जब भी कोई चीज करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? जब आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा है, वही टाइम है, कर दो, नहीं तो जिंदगी भर डरते रहोगे, जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। whenever you are feeling afraid, that is the right time to do that thing। क्योंकि आज उस दिन अगर आप अपने डर से नहीं जीते, जिंदगी भर वो डर आपके साथ रहेगा। उस दिन आपको वो करना ही है, लगे कि ये मेरे से नहीं होगा, उस दिन जरूर करो उस काम को। समझ रहे हो? तो वैसे ही ये एसएसबी है। तो ये बेसिकली आपको नटशेल में मैंने बता दिया कि क्या क्या होगा। पहले दिन तक का मैंने कर दिया। कल मैं जा रहा हूं बाहर, फिर मैं लौट के आता हूं, तो फिर आपको बुलाऊंगा सैटरडे संडे को, फिर एक हम क्लास कर लेंगे इस तरह से, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट एक दिन, ग्राउंड टेस्ट एक दिन, इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस एक दिन हम कवर करेंगे। ठीक है? किसी को कोई शक? क्यों भाई, क्यों शक नहीं है भाई? मेरे को तो शक है। कौन है वो? अरे यार तेरे बगल में पीछे क्या देख रहा है?
हाँ, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, कम 10 पुशअप वुशअप मार रहे हो? हाँ सर, कितने? 78। 78 कितने? वेरी गुड भाई। तुम लोग कितने मार लेते हो? 78 पुशअप्स। 100 मारेगा? चलो अगली बार आएंगे ना तो आप दोनों को कंपटीशन कराएंगे। तो वो 100 मारेगा बोल रहा है, 78, तो आप भी 100 तक करके तैयारी करके आना। आ जाओ, ये बंद कर दे इसको, ठीक है? दौड़ने जा रहे हो, मॉर्निंग दौड़ने जाओ, ये सब करो। और बेसिक चीज ये है कि अभी से लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दो, अभी से अपने आप को